हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर स्टडिंग गुड। हमारी ये जो सीरीज है जहाँ पे हम लोग मिसलेनियस टॉपिक्स वर्थ 40 टू 50 मार्क्स कवर अप कर रहे हैं, ये आपको हेल्पफुल लगी होगी। आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं दैट इज इंश्योरेंस ऑडिट। दिस इज द मोस्ट बिग चैप्टर, मतलब वन ऑफ द बिग चैप्टर ऑफ द सीए फाइनल। इंश्योरेंस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमको बहुत अच्छी तरीके से समझनी होती है। इसके एमसीक्यूज आते हैं, कई सारी बार इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज में छोटे छोटे कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज हम इसका रिवीजन, एक फास्ट ट्रैक ओवरव्यू लेने वाले हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बट बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक, लेट मी टेल यू ऑल स्टूडेंट्स दैट हमने अभी आप सभी लोगों के लिए जो आर्टिकलशिप गोइंग स्टूडेंट्स है, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स है, इन सब के लिए लॉन्च किया है सम स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। और ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स है, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं एंड जो आर्टिकलशिप स्टूडेंट्स है, 25 जून को हम लेने वाले हैं आपकी एक टेस्ट। टॉप 100 रैंकर्स को मिलने वाले हैं धमाकेदार धुएंधार गिफ्ट्स। मैम गिफ्ट्स में क्या होने वाला है? स्कॉलरशिप तो है ही, हमारे साइड से हम फ्री एजुकेशन तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट you are also having the capabilities, the abilities to fetch the cash prize worth rupees 5,000 also. Beyond that guys, अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है daily scholarship for CA students, that is this is specifically there for CA final students. कई बार बच्चे मेरे को पूछते हैं कि मैम सिर्फ इंटरमीडिएट और आर्टिकलशिप स्टूडेंट्स के लिए है, हमारी तो आर्टिकलशिप खत्म हो गई है, हमारे लिए क्या है? आपके लिए डेली टेस्ट सीरीज हम लेकर के आए। सो दिस इज new feature which is applicable, which is available for CA final group 1 as well as group 2 students. So these are the process which you need to follow. This is a step 1, step 2 and step 3. Unacademy के portal पे as well as mobile application पे the test series are available. And guys, also we have launched with the iconic program plus as well as iconic program for CA intermediate as well as final students. So iconic program में what is new? आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ यहाँ पे देखिए, हाँ जी, आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ देखने मिलेगी रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो। दिस रिकॉर्डिंग्स आर द प्रीमियर हाई क्वालिटी स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स विद हाई लेवल ऑफ एनिमेशंस विच इज गोइंग टू मेक योर स्टडीज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको फिजिकल कॉपी ऑफ बुक्स मिलने वाली है, इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, मेंटोरशिप मिलने वाली है, फ्री सेशंस, इंडस्ट्री क्लासेस मिलने वाली है एंड मच मोर गाइस। सो दैट वाज द आइकॉनिक प्लान विच यू नीड टू इवेल्युएट वंस and take up the subscription accordingly. And on utilization of the code KSangvi Live or Audit SAR, you will get the maximum possible discount. So do evaluate this plan and do use this code to get the maximum discounts. So that was all about the quick updates over the Unacademy platform. Now let's get started with the topic that is insurance. The next chapter, a very brilliant chapter, a small chapter but a short asked chapter. ये चैप्टर आपको कम से कम 6 से 8 मार्क के लिए आएगा ही आएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सी देर आर चैप्टर्स विच आर कैश मार्क्स गिविंग चैप्टर्स, जैसे कि ये सारे चैप्टर्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है। बैंक, इंश्योरेंस, NBFC, PSU, investigation due diligence, forensic audit obviously, management audit and operational audit, peer review, quality review। ये सारे टॉपिक्स को जिसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं एज मिसलेनियस टॉपिक्स, all these topics are a kind of topic जहाँ पे straight forward questions will be asked from these chapters. Why? You cannot expect any kind of case studies। अगर केस स्टडी आया भी ना, सो व्हाट शुड बी योर अप्रोच टूवर्ड्स द क्वेश्चन? रीड द क्वेश्चन calmly, read the case study calmly, but the real focus should be on the last line of the question. जब भी हम लोग सवाल प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करते हैं, आपने ज़्यादातर देखा होगा, मैं आगे आगे आपको बोलते हैं ये सब प्रवचन है, सब प्रवचन है, द मेन थिंग अप्लाइज इज द लास्ट लाइन, है ना? So same approach you should follow while you are trying to answer any of the question from these era. तो जब भी आप ऑडिट का पेपर लिखो, make sure that the last line is the important line in the question so that you realize what answer you need to write, क्या content आपको इसमें लिखना है. And the same thing applies with insurance.
इंश्योरेंस कंपनी इज ऑल्सो, मतलब इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर, शॉर्ट चैप्टर। हाँ, ये थोड़ा सा वॉल्यूम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब एकदम ही स्टोरी में हो जाएगा, थोड़ा सा ड्राई भी है ये टॉपिक। बट जिस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर में, मॉड्यूल में काफ़ी सारा ओवरलैप्स आपको दिखेगा। थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं इस चैप्टर पे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर। सो टॉकिंग अबाउट सीए फाइनल न्यू सिलेबस कंटेंट, यू हैव ऑडिट ऑफ both general insurance companies एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। मैम ये लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, सब कुछ हम पढ़ेंगे डीप इन डिटेल। बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, ये दोनों का ही आपको ऑडिट करना है, इन दोनों का ही अकाउंटिंग्स देखना है। तो आपके मॉड्यूल में व्हेन यू बी सीइंग इट फ्रॉम द स्टडी मैट, यू विल अंडरस्टैंड कि काफ़ी सारी चीज़ें ओवरलैपिंग होगी ही। इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस ही है, चाहे वो जनरल हो या वो लाइफ हो। अगर चीज़ें ओवरलैप है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ये देख करके, अरे यार ये तो अभी पढ़ करके आया, ये तो मैंने अभी जस्ट देखा, ये तो ऐसे था, ये तो वैसे था। नाउ बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, द वॉल्यूम ऑफ द चैप्टर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टडी द कंटेंट ओनली वंस। जहाँ पे जो चीज़ें रिपीटेटिव है, जैसे कि कोई चीज़ें यहाँ के लिए कॉमन है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि बेटा ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी पूछे ना, फिर भी सेम जवाब लिखना, समझे। जो अनकॉमन चीज़ें है, जैसे कि यहाँ पे है ये और यहाँ पे है ऐसा, जो अनकॉमन चीज़ है उस पर हम लोग फोकस करेंगे कि यार ये दोनों में ये चीज़ डिफरेंट है, ठीक है। सो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में आप लोगों को इस चैप्टर में एक्चुअली पढ़ना क्या है, अकाउंटिंग ऑफ बोथ P&L आइटम्स, रेवेन्यू आइटम्स, बैलेंस शीट आइटम्स फॉर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। सेम थिंग अप्लाइज विद accounting for P&L, revenue item or balance sheet item for life insurance companies. And then we will be studying about the auditing aspects. What is auditing aspects? जैसे कि बैलेंस शीट की कोई आइटम है उसको कैसे ऑडिट करें, रेवेन्यू की कोई आइटम है उसको कैसे ऑडिट करें। देर आर सर्टन सेक्शंस के प्रोविजन, जैसे कि 64VA, VB, देर आर सर्टन स्ट्रिंजेंट लॉज जो एक कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को लागू होते है, तो वो भी आपको वेरीफाई करना कि यार कंप्लायंसेस विद लॉज एंड रेगुलेशंस हो रहा है ना, IRDA रेगुलेशंस के हिसाब से ही सारा सब कुछ हो रहा है ना। जैसे बैंक के लिए वी ट्राई एम्फसाइजिंग मोर ऑन RBI गाइडलाइंस, RBI नॉर्म्स। Similarly, here we try emphasizing more on IRDA guidelines, IRDA norms and regulations. ठीक है, so that was a small brief overview of this chapter. Take this chapter as a very easy and a simple going chapter. Don't stress too much when it comes to audit of insurance company. The things are very simple. Audit के सवाल एक बार कर लोगे, इसके बाद the things will be way too smooth. ठीक है, ओके चलो। टॉकिंग ओवर द फर्स्ट वेरी कंसेप्ट, बेसिकली हमको तो पहले ये समझाओ मैम इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। इंश्योरेंस का मतलब होता है, या हियर इंश्योरेंस का मतलब होता है, इट इज़ अ पॉलिसी whereby a person, say for example he is Mr. A agrees to pay the premium to the company, to the person B. Person B क्या कहता है, I will cover you from the risk. The contract between Mr. A and Mr. B, where Mr. A agrees to pay the premium, Mr. B agrees to cover the risk. This contract is known as insurance contract. This contract is known as insurance contract. Cool. Now this insurance is actually divided into two parts. पहला part is general insurance and दूसरा part is life insurance. जनरल इंश्योरेंस के क्या पर्पसेस है समझो। जनरल इंश्योरेंस कैन बी कॉल्ड एज, आपके पास गाड़ी होगी, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है ना, तो ये सारी चीज़ों का इंश्योरेंस लेकर के रखना है, जैसे कि फायर इंश्योरेंस लेना, व्हीकल इंश्योरेंस लेना, दीज ऑल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल इंश्योरेंस। इसमें और कोई पर्पस नहीं होता, यूजुअली द टाइम इज फिक्स, द पे आउट आर सर्टन, सोनली इंश्योरेंस पर्पस के लिए हम लोग जनरल इंश्योरेंस लेकर के रखते हैं। अदर टॉक्स अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ का मतलब होता है पर्सन की लाइफ, पर्सन की जिंदगी का इंश्योरेंस करके रखना। वाई इज दिस रिक्वायर्ड मैम, अगर कोई पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर के रखी है एंड बिकॉज ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट रीजन वो पर्सन की डेथ हो जाती है, तो फैमिली को कुछ ना कुछ अमाउंट मिले, उनकी फैमिली डोंट रन इनटू फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, हेंस अ पर्सन कैन ऑप्ट फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आपने यूजुअली ये चीज़ देखी होगी, जीवन आनंद, आनंद ही आनंद, डबल आनंद पॉलिसी, वो आइसक्रीम वाला ऐड आता है LIC का, राइट। तो दीज आर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में द टर्म में बी फिक्स्ड और कैन बी वेरिएबल। नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस द पे आउट्स आर सर्टन, यहाँ पे पे आउट्स आर अनसर्टन बेस्ड ऑन आपको नुकसान कितना हुआ है,
लॉस बाय फायर का नुकसान कितना हुआ है उतना ही हम आपको पे आउट देंगे। यहाँ पे पे आउट आर सर्टेन, एंड यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस के केस में द पर्पस आर मल्टीपल पर्पस। व्हाई आई टेल यू, टैक्स बेनिफिट, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आर द पर्पस ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, देखो ऑडिटिंग पढ़ने से पहले इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स। मोर वी विल अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग, मोर वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू ऑडिट दैट फाइनेंशियल्स, है ना। सो सबसे पहली चीज जो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में विल बी द अकाउंटिंग, हाउ द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग मेड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, पहले ये समझो इंश्योरेंस कंपनी के पास दो प्रकार के पैसे होते हैं। पहला, ये सारा पैसा, दिस इज पॉलिसी होल्डर फंड, जो प्रीमियम हम कलेक्ट करते हैं। दूसरा, इंश्योरेंस पॉलिसी के शेयर होल्डर्स का पैसा, ये सारा पैसा शेयर होल्डर्स ने दिया हुआ होता है। तो ये दोनों पैसा जब इंश्योरेंस कंपनी के पास आता है, इंश्योरेंस कंपनी ट्राई इन्वेस्टिंग दिस ऑफ। Hence, when we prepare our financial statements, we have something called as a revenue account, we have something called as profit and loss account. ठीक है, सो यही सारा फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको ध्यान देना है। सो पॉइंट नंबर 1, व्हेन वी टॉक अबाउट एवरी इंश्योरर हैज टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, P&L, सेपरेट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड रेवेन्यू अकाउंट। वाई मैम P&L भी बना रहे हैं, रेवेन्यू अकाउंट भी बना रहे हैं, मैं आगे आकर के आपको समझाऊंगी। These accounts are based on which funds are being invested. पॉलिसी होल्डर फंड इन्वेस्ट हो रहा है या शेयर होल्डर फंड इन्वेस्ट हो रहा है। सो दीज आर प्रिपेयर्ड अंडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज मे बी specified. So schedule A is for life insurance business, schedule B is for general insurance, schedule C is for both. Now schedule A वाला पार्ट मैं आपको सिखा रही हूँ here, this one. मैम तो शेड्यूल ए एंड शेड्यूल बी आर ऑलमोस्ट सेम। व्हेन आई टॉक अबाउट शेड्यूल ए, कितने पार्ट्स हैं? शेड्यूल ए में 4 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 टॉक्स अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर द प्रेजेंटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर द प्रेजेंटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी इन कंफर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जैसे कि AS3 डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो, AS4 बेसिकली दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द लाइबिलिटीज अराइजिंग आउट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। AS4 एक जमाने में आपने अभी इंड AS 10 पढ़ा होगा। दिस वॉज इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सो AS4 इज एक्चुअली नॉट एप्लीकेबल। मार्क दिस इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए MCQ क्वेश्चन के नाम पे आ सकता है। Next, the same thing applies with AS9. AS9 also is not applicable with respect to income of insurance business. Ma'am, why? मैं आपको बताती हूँ। When we will be talking about section number 64 VA, VB, जहाँ पे हम लोग नो प्रीमियम नो रिस्क के बारे में बात करेंगे। सो प्रीमियम को हम लोग कब इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे, स्पेसिफिकली स्टेटेड अंडर दोस प्रोविजंस ऑफ द सेक्शंस। सो वी डोंट डायरेक्टली फॉलो AS9। हाँ, AS9 वहाँ तक हम लोग फॉलो करेंगे जहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे द टाइमिंग ऑफ द रिकॉग्निशन कब हो फॉर अदर देन मेन प्रीमियम इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट, इन सब का जो इनकम है वो कैसे रिकॉग्नाइज हो। बट यूजुअली इट इज नॉट applicable for incomes of insurance business. Next, AS13. AS13 actually जहाँ पे रेगुलेशन ने कुछ नहीं कहा कि इन्वेस्टमेंट को कैसे वैल्यू किया जाए, if the regulation is silent, AS13 will apply. AS17 actually is applicable in each case irrespective of the applicability clause. हर इंश्योरेंस बिजनेस को सेगमेंट रिपोर्टिंग बनाना अनिवार्य है। AS17 is segment reporting. Next, premium deficiency is required to be recognized. So premium deficiency is recognized if the expected claim cost is more than the related unexpired risk reserve. I'll tell you what is unexpired risk reserve. Premium deficiency accounts हम लोग create करके debit करते हैं. Say for example, this is the year 1/4/2023 and it is completing on 31st of March 2024. Okay. अब आपको क्या लगता है, हर कोई पॉलिसी बायर हर बार फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर में ही जा करके आपके लिए पॉलिसी ले लेता है? नहीं, हो सकता है दिस इज 10th of December 10-12 एंड यहाँ पे कोई पर्सन ने पॉलिसी ली है। इनकी पॉलिसी कब एक्सपायर होगी? ऑन 9th of December।
9 वेरी गुड। अब जब भी 31 मार्च आएगा, 31 मार्च, इन्होंने, ये भाई साहब ने प्रीमियम के नाम पे भर करके रखा है 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़, ठीक है। दिस इज़ वन एग्जाम्पल। ऐसे मल्टीपल केसेस होंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब 31 मार्च पे वी नो कि अब तक के लिए कोई दुर्घटना नहीं घटी, बट ज़रूरी थोड़ी है कि अब तक के लिए कोई दुर्घटना ना घटी हो तो आगे भी कभी कोई क्लेम नहीं पे करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रीमियम में से 31 मार्च पे अपोर्शनमेंट कर देते हैं। 7,500 रुपये इनकम रिकॉग्नाइज्ड इन दिस ईयर, 7,500 रुपये required to be maintained as a reserve for unexpired risk. Unexpired risk, मैम why unexpired? Because देखो ना बच्चों, ये पीरियड अभी भी पेंडिंग है, which is falling in the next year. Unexpired risk reserve. अब देखो, ऐसे तो मैंने सिर्फ एक पर्सन का नाम लिया, ऐसे खूब अनेक पर्सन होंगे जिनका अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व बाकी रहेगा। अब देखो, सबको एक बार में क्लेम कॉस्ट तो देना होता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कभी कोई दुर्घटना घटी एंड द कंपनी हैड टू पे आउट 1,000 क्लेम कॉस्ट, 1,000 मेंबर्स का क्लेम कॉस्ट कंपनी को ही पे करना हो, तो ये सारे के सारे अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व का टोटल एंड क्लेम कॉस्ट का टोटल हम लोग मैच करेंगे। अगर हमको लगा कि अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व है हमारे पास 15,000 करोड़ रुपए और ये जो क्लेम कॉस्ट है वो है 17,000 करोड़ रुपए, ये जो डेफिशिएंसी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम डेफिशिएंसी, समझे। सो अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व इज लेस देन द क्लेम कॉस्ट, द एक्सपेक्टेड क्लेम कॉस्ट। मैम एक मिनट, क्लेम कॉस्ट कैसे एस्टिमेट करते हैं? एक्चुअली एस्टिमेट करता है बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस। पैंडेमिक वाले केस में आपने शायद नोटिस किया होगा द डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट वाज वे टू हाई, तो हर कोई फैमिली ने ये लाइफ इंश्योरेंस का, एंड इसके बाद एक्चुअली इंश्योरेंस का बिजनेस बहुत बड़ा भी, हर कोई पर्सन डर गया था, है ना। सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बेस्ड ऑन द पैंडेमिक, बेस्ड ऑन द कंडीशन, जोग्राफिकल एरिया, बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट्स, मोर्टेलिटी रेट, काफ़ी सारा स्टैटिस्टिकल स्टडीज, actuaries of the company try evaluating what could be the claim cost of the upcoming year, ठीक है। so that if there is a shortfall, this will lead to premium deficiency. So look at this. Premium deficiency is recognized when if the expected claim cost is more than the related unexpired risk reserve. Next, acquisition cost of any asset, expenses which is occurred in the period are required to be recognized. Claims, liability for outstanding claims should be provided for. हाँ, ये होता है incurred but not reported. एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये आगे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दिस इज जस्ट अकाउंटिंग एस्पेक्ट, इसको ऑडिट कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इट फर्दर। समझो इस चीज़ को। क्लेम कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आज आपने हमारे यहाँ से पॉलिसी ली, पॉलिसी लेने के बाद आपने कोई क्लेम दर्ज किया है कि मैडम हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया, कार का एक्सीडेंट हो गया, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। सो व्हेन आई रिसीव द फर्स्ट इंटीमेशन ऑफ दैट क्लेम बीइंग लॉन्च्ड विथ द कंपनी, वी ट्राई क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर द सेम, बिकॉज हमको नहीं पता ना कि एक्चुअल कितना खर्चा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस में द पे आउट्स आर इनवेरिएबल, मतलब वी आर नॉट हैविंग अ सर्टन पे आउट बेस्ड ऑन द डैमेजेस फेस्ड बाय द पर्सन हैविंग द इंश्योरेंस पॉलिसी, हम लोग पे आउट करते हैं। सो यहाँ पे we need to provide for that outstanding claim. Next is valuation of investment. Very recently this question was seen in the paper. Valuation of investment. See, understand students, अगर हमको याद भी नहीं रहा ना, फिर भी normal accounting principle क्या कहते हैं वो देखना है। I being insurance company, we have, as I told you, we have two kinds of funds. पहला policy holder fund और दूसरा shareholders fund. So when we talk about policy holder fund or shareholders funds being invested in real estate sector, in debt securities, in equity, derivatives, in any kind of unlisted securities, तो उसको कैसे वैल्यू करें? हमेशा ध्यान रखो, रियल एस्टेट को वैल्यू करने के लिए we used to value this real estate at historical cost. We will reduce the accumulated depreciation. Every year we need to verify the impairment losses, अगर impairment बुक करना है या नहीं करना है। So historical cost, less depreciation, less impairment losses. Residual value should be treated as zero always for the real estate investments. Next, debt security held to maturity है, अगर long term है, value it at historical cost.
अगर डेरिवेटिव्स है, व्हाट इज डेरिवेटिव्स, वी ऑल वेरी वेल अंडरस्टैंड, डेरिवेटिव्स आर फॉर ट्रेडिंग पर्पस। डेरिवेटिव का मतलब ये नहीं है कि 10 साल तक हम लोग पोजीशन लेकर के बैठ गए, नहीं, डेरिवेटिव्स आर फॉर ट्रेडिंग। तो हम लोग इसको वैल्यू करेंगे एट फेयर वैल्यू। हाँ, इम्पेयरमेंट है, रीवैल्यूएशन है, ऑब्वियसली विल बी टेकन एज एक्सपेंसेस वाया फेयर वैल्यू थ्रू P&L, fair value change. Any unlisted securities, any other securities should be provided at historical cost, less diminution. अगर permanent diminution in the value of investment हुआ है, we will reduce it off. So this was a recently asked July 21 question. Next, loan measured at historical cost subject to impairment provision. हाँ, अब यहाँ पे देखो, अगर कोई लोन शोन लेकर के रखा है, हम लोग हमेशा इसको historical cost में वैल्यू करेंगे. So this was पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल ए. व्हाट इज पार्ट 1? अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या फॉलो करेंगे, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, वैल्यू करेंगे. उसके बाद वी टॉक अबाउट पार्ट 2. पार्ट 2 इज टॉकिंग अबाउट द डिस्क्लोजर्स टू बी फ्रेम्ड बाय द फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स टू बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Part 3 is general instructions and part 4, now that is important, part 4 is management report. Same as director's responsibility statement, board's report, in the similar form, even insurance company will have to prepare management report. Will have to prepare management report. यहाँ पे management report के केस में you need to understand, पहला, confirmation for validity of registration. So when management डायरेक्टर्स, अभी आप डायरेक्टर्स को ध्यान में रख करके सोचो कि डायरेक्टर जब भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट लिखेगा, उसको ये कंफर्मेशन देना है कि हाँ, हमको रजिस्ट्रेशन, वैलिड रजिस्ट्रेशन मिला है, सारा का सारा स्टैट्यूटरी ड्यू हम लोगों ने पे किया है, शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या है, इज इट एज पर द लॉ, जैसा रिक्वायर्ड था वैसा ही है क्या, जो है हम लोगों ने सॉल्वेंसी मार्जिन आगे सिखाऊंगी मैं आपको 64VA के अंदर, सॉल्वेंसी मार्जिन रखा है कि नहीं रखा है, अगर सॉल्वेंसी मार्जिन नहीं रखा है, कोई एक्शन प्लान लिया है नहीं लिया है, कंफर्मेशन दैट ऑल द वैल्यूएशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर एज पर नॉर्म्स, अभी ऊपर जो पढ़ करके आए, मैनेजमेंट हैज़ नॉट इन्वेस्टेड एनी मनी विच इज़ आउटसाइड इंडिया, कोई भी पैसा हम लोग यहाँ से लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी नहीं कर रही है, कंफर्म करना है, ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर, ऑपरेशंस इन एनी अदर बिजनेस, एजिंग ऑफ क्लेम्स. What is aging of claims? Usually when you try taking the term insurance policy, life insurance policy, your agents 100% will tell you, अरे सर वो दूसरी कंपनी है उसका पे आउट अच्छा नहीं है, वो दूसरी कंपनी क्लेम हर बार रिजेक्ट करता है, मेरी जो कंपनी है ना वो 99.99% क्लेम को सेटिस्फाई करता है, क्लेम को पे आउट करता है. दैट इज एजिंग ऑफ क्लेम. कितने टाइम से क्लेम पेंडिंग है, कितना क्लेम्स पे आउट हुआ है और कहाँ कहाँ क्लेम्स रिजेक्ट हुआ है, उसका एक एज रिपोर्ट देना. क्वालिटी ऑफ द असेट पोर्टफोलियोज, that is investment portfolios, confirmation about the payment made to the related parties, kind of, जहाँ पे directors are interested, and the responsibility statement, responsibility of the directors. So all these things will fall under management report. जैसे board of directors के लिए मैंने companies act में सिखाया था, almost same is falling under part number 4. So that was the first part of this chapter, accounting. ठीक है, आपको मॉड्यूल में जा करके कुछ ऐसे कंटेंट भी है जो लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपको अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स का पढ़ना है. फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं विद ऑडिटिंग, क्योंकि ऑडिटिंग में द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट विल डू इज अपॉइंटमेंट कौन करे. अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर टोटली डिपेंड्स अपॉन विच काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस कंपनी दिस इज. पहला, जनरल इंश्योरेंस कंपनी अगर GIC है, LIC है, गवर्नमेंट है, कैग अपॉइंट करेगा. अगर कोई अदर इंश्योरेंस कंपनी है तो एट AGM. बट हाँ, ध्यान रहे, अगर AGM में आप कोई पर्सन को अपॉइंट करते हो, मेक श्योर कि वो डॉक्टर ना हो, इंजीनियर ना हो, हैज़ टू बी एज पर द पर्सन हैज़ टू बी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ IRDAI. मैक्सिमम सीलिंग लिमिट, देखो आज हमने आपको एज एन इंश्योरेंस कंपनी ऑडिटर अपॉइंट किया है, ठीक है. इंश्योरेंस कंपनी इन इटसेल्फ इज़ अ वे टू ह्यूज बिजनेस, इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. अमाउंटिंग का तो मतलब अब रहने दीजिए, इतनी बड़ी होती है कंपनी. अगर आपने वो 20 की सीलिंग लिमिट याद है कंपनीज एक्ट की, अगर आपने इस साल में 20 इंश्योरेंस, इतनी तो है भी नहीं, अगर आपने 20 इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट हाथ में ले लिया, मुझे ये बताओ क्या आप जेन्युइनली जस्टिफाइबल ऑडिट कर पाओगे? अब वो लोग बोलते हैं मैक्सिमम व्हाट यू कैन ऑडिट इन अ ईयर, व्हाट यू कैन अंडरटेक एन ऑडिट इन अ ईयर ऑफ जनरल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इज 3 कंपनीज. मैक्सिमम 3 इंश्योरेंस कंपनी का मैं ऑडिट एक साल में कर सकती हूँ. उसमें भी द परमिटेशन कॉम्बिनेशन शुड बी 2:1. एज इन समझो, इफ आई एम ऑडिटिंग 2
जनरल इंश्योरेंस कंपनी, आई हैव टू ऑडिट 1 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। टोटल मिलाकर के 3, बट तीनों के 3 एक ही कैटेगरी के नहीं हो सकते। 3 जनरल इंश्योरेंस, 3 लाइफ इंश्योरेंस, नॉट पॉसिबल। So total has to be 3 in the ratio of 2:1. Either 2 general insurance, 1 life insurance, 2 life insurance, 1 general insurance. This can be tested as MCQ question. Yeah. So ceiling on audit, maximum 3 audit of insurance company, out of which maximum 2 can be LIC or maximum 2 can be GIC. All the 3 can be LIC? No. All the 3 can be GIC? No. लीगल फ्रेमवर्क, व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉज एप्लीकेबल, जैसे कि बैंक में भी ऐसा सेम पॉइंट है, बैंक में भी खूब सारे लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट लॉज एंड रेगुलेशंस बीइंग एप्लीकेबल ऑन इंश्योरेंस कंपनी, इट इज इंश्योरेंस एक्ट, IRDA एक्ट एज अमेंडेड, IRDA रेगुलेशंस, कंपनीज एक्ट, GIC, ये सारे एक्ट आर एप्लीकेबल ऑन द इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट इज मिनिमम पेड अप कैपिटल। नाउ अंडरस्टैंड, यूजुअली व्हेन वी हैव NBFC, when we have Nidhi company, when we have bank, when we have insurance company, all these companies are going to utilize the fund of public. आप पब्लिक से पैसा ले रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, एक प्रकार से आपने खुद का पैसा नहीं रखा है। प्रीमियम के नाम पे आज आपको क्लेम की जरूरत नहीं पड़ी है, प्रीमियम के नाम पे आप पैसा दे रहे हो। इन द सेम मैनर NBFC हो गया, निधि कंपनीज हो गया, आप पैसे दे रहे हो, कंपनी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इट। तो अब देर हैज़ टू बी मिनिमम, NBFC में भी सेम चीज़ आपने ध्यान में रखी हो, दैट देर इज़ अ मिनिमम नेट ओन फंड का क्राइटेरिया कि यार इतना कैपिटल तो होना ही चाहिए, है ना। तो इन द सिमिलर मैनर इंश्योरेंस के केस में भी वी हैव मिनिमम कैपिटल का क्राइटेरिया। सेक्शन नंबर 6 टॉक्स अबाउट इंश्योरेंस कंपनी, री इंश्योरेंस कंपनी, दोनों के लिए उन्होंने कैपिटल का क्राइटेरिया बता करके रखा है। क्या है ये कैपिटल का क्राइटेरिया? देखो, मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर इंडियन इंश्योरेंस कंपनी और री इंश्योरेंस कंपनी। फॉर इंडियन इंश्योरेंस कंपनी द पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी एटलीस्ट 100 crores। एटलीस्ट 100 crores का मतलब क्या था? मोर देन इक्वल टू 100 crores एक्सक्लूडिंग द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इन द सिमिलर मैनर री इंश्योरेंस कंपनी के लिए आपका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी एटलीस्ट 200 crores। अब एक मिनट में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड री इंश्योरेंस? री इंश्योरेंस का मतलब होता है मम्मी। हाँ जी, समझो कैसे। आपको आपकी लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत, दुविधाएं, टेंशन होती है, यू गो टू होम, यू गो टू मम्मी कि मम्मा आई एम टोटली अंडर स्ट्रेस, आई एम इन अ सूप, है ना, होता है ऐसा। सो व्हाट विल मम्मी डू? मम्मी विल ट्राई कवरिंग योर ओन रिस्क। व्हाट मम्मी विल डू? मम्मी विल टेक अप योर रिस्क एंड गिव यू द कवर। बस यही चीज़ होता है। यू आर इंश्योरेंस कंपनी, व्हेन यू फील कि यार मेरा रिस्क बढ़ रहा है, मेरे रिस्क को भी कोई कवर करने वाला हो, यू गो टू अ कंपनी, दिस इज अ मम्मी कंपनी, यू गो टू अ कंपनी वेर इन आप आपका रिस्क री इंश्योर करवा रहे हो किसी दूसरे कंपनी के पास। आपकी कंपनी को बोलते हैं री इंश्योरेंस आउटवर्ड्स कंपनी, सीडिंग कंपनी। मम्मी को कहते हैं री इंश्योरेंस इनवर्ड्स, क्योंकि वो आपको कवर देने वाले हैं। समझ में आता है? तो री इंश्योरेंस कंपनी आपके रिस्क को कवर कर रहा है, सो कहीं ना कहीं इनका रिस्क सबसे ज़्यादा है, हेंस उनका कैपिटल होता है एटलीस्ट 200 crores रुपीज। यहाँ पे अब आगे रजिस्ट्रेशन। एवरी कंपनी हु वांट्स टू इनिशिएट, हु वांट्स टू कमेंस insurance business in India has to obtain a certificate of registration before commencing the business in India. So be it Indian insurance or be it फिरंगी इंश्योरेंस। अभी फिरंगी और इंडियन में कैसे पता चलता है? देखिए, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी वो होता है जहाँ पे फॉरेन इक्विटी इज लेस देन 49%, मतलब 51% ऑफ द इक्विटी इज हेल्ड बाय इंडियन पीपल। सो ऐसे कंपनीज को हम लोग कहते हैं कि बॉस आपको ये रजिस्ट्रेशन लेना है। द टर्म री इंश्योरेंस, यहाँ वाला पॉइंट है, मीन्स द इंश्योरेंस ऑफ द पार्ट वन इंश्योरर्स रिस्क बाय अनदर इंश्योरर हु एक्सेप्ट द रिस्क म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फॉर द म्यूचुअली एक्सेप्टेबल प्रीमियम। दिस इज मम्मी इंश्योरेंस, मम्मी री इंश्योरेंस कंपनी, री इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, चलो अब आता है सॉल्वेंसी मार्जिन, अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। इसके ऊपर भी हम लोग एक MCQ देखने वाले हैं।
स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है एंड वेरी इजी कंसेप्ट. प्लीज डोंट ट्राई अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटिंग दिस टॉपिक. बहुत ही ईजी कंसेप्ट है. देखो, एज आई टोल्ड यू, इंश्योरेंस का काम क्या होता है? आपके रिस्क को कवर करना, है ना. सबसे स्टार्ट वाला कंसेप्ट जो मैंने कहा कि इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ पर्सन अग्रीज टू पे द प्रीमियम फॉर द कवर ओवर हिज रिस्क. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे अगर मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूँ, मुझे इनाफ ऑफ फंड क्रिएट करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला पर्सन मुझे बता करके नहीं बोलेगा कि अरे मैम शायद मुझे लग रहा है कि 2 दिन के बाद मेरा क्लेम आने वाला है. ये सारी चीज़ अनसर्टन है. हेंस कंपल्सरीली हम जैसी इंश्योरेंस कंपनी को एक मार्जिन क्रिएट करके रखना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंसी मार्जिन. मैम सॉल्वेंसी मार्जिन बाकी कोई कंपनी में आता है क्या? आता है ना. बैंक में देखा होगा आपने, सॉल्वेंसी मार्जिन के नाम पे we try having some kind of stress testing, Basel 3 framework, capital adequacy. वहाँ पे भी हम लोग वही बोल रहे थे कि इनाफ ऑफ फंड है आपके पास in order to absorb the financial shocks. यहाँ पे भी हम लोग सेम कहते हैं कि आप लोगों के पास होना चाहिए सॉल्वेंसी मार्जिन इनाफ टू मीट आउट द अनसर्टन लायबिलिटीज. ठीक है. अब ये सॉल्वेंसी मार्जिन कितना है ज़रा समझो. वो लोग कहते हैं एटलीस्ट यू नीड टू हैव 50% मोर असेट्स ओवर लाइबिलिटीज. नहीं समझा? समझो, जो असेट्स है आपके वो ज़्यादा होने चाहिए एज अगेंस्ट योर लाइबिलिटी. बट मैम कितना ज़्यादा? हाउ मच ज़्यादा यू वांट माई असेट्स टू बी ओवर लाइबिलिटीज? हम लोग कहते हैं 50% ऑफ माई मिनिमम कैपिटल. वेट, मिनिमम कैपिटल एज पर सेक्शन 6 अभी अभी हम लोग पढ़ करके आए 100 करोड़ और 200 करोड़. यस. तो अगर हम चाहते हैं हमारे पास इनाफ ऑफ सॉल्वेंसी हो तो हमारा जो असेट है वो लायबिलिटी से ज़्यादा हो. कितना ज़्यादा हो? एटलीस्ट 50% ऑफ मिनिमम कैपिटल एज स्टेटेड अंडर सेक्शन 6 एंड दिस हैज़ टू बी चेक्ड थ्रू आउट द ईयर, ऑल द टाइम ड्यूरिंग द ईयर. अगर मैनेजमेंट हमको ये कहे कि अरे मैम सुनो 31 ऑफ मार्च पे मैं मेरी सॉल्वेंसी मेंटेन करके रखूँगा, मैंने कहा नहीं सर, 31 ऑफ मार्च सिर्फ नहीं, पूरे साल भर में हमारा असेट्स हमारी लायबिलिटी से ज़्यादा होना चाहिए. कितना ज़्यादा? 50% ऑफ द मिनिमम कैपिटल. मतलब कितना हुआ? अगर आप इंडियन इंश्योरेंस कंपनी हो, मिनिमम कैपिटल एज पर सेक्शन 6 कितना है? 100 करोड़. 100 करोड़ का 50% कितना होता है? 50 करोड़. तो हम लोग कहेंगे योर असेट शुड बी मोर देन योर लायबिलिटीज बाय एटलीस्ट 50 करोड़. सिंपल, एकदम क्लियर है. मैम तो वो 150 करोड़ वगैरह का क्या बोलते हैं? समझो ना बच्चों, अगर हम लोग मिनिमम कैपिटल लायबिलिटी में मिनिमम कैपिटल इज 100 करोड़, हम लोग चाहते हैं कि इसका 50% ज़्यादा हो, तो कहीं ना कहीं असेट विल बी 150, लायबिलिटी कैपिटल लायबिलिटी इज 100, 50 ज़्यादा, असेट विल बी 150. ठीक है. सो प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस सर. दिस इज 50% ऑफ द मिनिमम कैपिटल. क्लियर? अब देखो, इफ फेल्ड देन द अथॉरिटी, ऑब्वियसली IRDA, अथॉरिटी शैल स्पेसिफाई अ लेवल ऑफ मिनिमम सॉल्वेंसी. दिस इज नोन एज कंट्रोल सॉल्वेंसी. अगर हम लोगों ने ये 50% मीट आउट करने में डिफॉल्ट किया, हम लोगों ने 50% नहीं मैच कर पाए, तो द अथॉरिटी विल गिव अस अ ऑल्टरनेटिव प्लान, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल लेवल सॉल्वेंसी. अथॉरिटी केम टू मी, उन्होंने मुझे कहा कि मैम 50 करोड़ नहीं है आपके पास सॉल्वेंसी के नाम पे. मैंने कहा नहीं सर, पे आउट इतना ज़्यादा हो रहा है, यू लुक एट द पैंडेमिक केसेस, पे आउट इतना ज़्यादा हो रहा है, मेरी सॉल्वेंसी बच ही नहीं रही. उन्होंने मुझे कंट्रोल लेवल सॉल्वेंसी कहा कि मैम चलो कुछ नहीं, एटलीस्ट 45 करोड़ आप जमा कर लीजिए, 40 करोड़ आप रख लीजिए. मैंने कहा ठीक है सर, आई एम ट्राइंग. ठीक है, मैंने 40 करोड़ अचीव कर लिया, वेरी गुड. मैंने उसमें भी डिफॉल्ट किया. अगर 40 करोड़ भी मेरे असेट्स आर नॉट ओवर माई लायबिलिटीज, नाउ आई हैव मेड डिफॉल्ट in control level solvency also, then I need to make a financial plan, submit it to the authority कि अथॉरिटी भले मेरा अमाउंट फिलहाल के लिए 40 करोड़ से भी कम है, बट आप चिंता मत करो, आई हैव प्योर प्लान एंड एक्शंस जो मैं वेरी सून आई एम गोइंग टू पुट दैट इन प्लेस, इंडिकेटिंग द प्लान फॉर हाउ आई एम प्लानिंग टू करेक्ट दिस डेफिशिएंसी. अथॉरिटी कैन इवन गिव मी सम डायरेक्शंस कि मैम ये ऐसा फॉलो करो, ये वैसा फॉलो करो. इन केस वी फेल टू फॉलो द डायरेक्शंस गिवन बाय अथॉरिटी, वाइंडिंग अप ऑर्डर आ सकता है. व्हाट इज वाइंडिंग अप ऑर्डर? बस करो भैया, तुमसे ना हो पाएगा. सो दैट कैन ऑल्सो बी पास्ड बाय अथॉरिटी. एवरीवन सुपर क्लियर विद दिस? ओके, चलो जस्ट गो थ्रू दिस कॉन्टेंट एंड आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू वन स्मॉल MCQ बेस्ड ऑन सॉल्वेंसी मार्जिन.
सॉल्वेंसी। चलो इतना पढ़ लीजिए, इतना रीड कर लीजिए एंड वील सी द एमसीक्यू नाउ। यस, सो दिस इज़ अ क्वेश्चन। बेसिकली ये क्वेश्चन में काफ़ी सारे दूसरी चीज़ें भी दी हुई हैं, बट करंटली जो कोर कंटेंट है जो मुझे आपको दिखाना है इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस केस सिनेरियो है अगेन, एंड इसी के ऊपर क्वेश्चन है। आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें दी है बट दैट इज़ इररेलेवेंट, वो मतलब वो अभी के क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड नहीं। सो फिलहाल हम लोग ये पढ़ते हैं। Royal General Insurance has entered into reinsurance contract with ABC Reinsurance Company against the risk of fire only. Very good. खाली एक पर्टिकुलर रिस्क उन्होंने री इंश्योर करवाया है। आगे एक्चुअली आएगा कि अगर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंश्योरेंस आप री इंश्योरेंस करवा रहे हो तो इसको हम लोग फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाऊंगी मैं आपको। ABC Reinsurance Company Limited is one of the largest reinsurer in India. Okay. Mr. P, partner of so and so, also acts as the surveyor and the loss assessor under the Insurance Act 1938. However, he has not intimated or taken the permission of the Council of Institute ICAI. Okay. कारो का रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। कारो अभी आपको नहीं पढ़ा रही हूँ मैं। रोटेशन ऑफ ऑडिटर, कूल। यस, अपना मेन क्वेश्चन इज ऑन सॉल्वेंसी। Here you go. Based on the data, state whether the Royal General Insurance has maintained adequate margin under Section 64VA of Insurance Act. If not, then you also have to state the further actions to be taken. मैम इसका इंश्योरेंस कितना है पहले तो ये समझ लेते हैं, सॉल्वेंसी कितना है। इनका असेट्स ये देखो यहाँ पे, द रॉयल बैंक, रॉयल इंश्योरेंस कितना असेट रखा है और कितना लायबिलिटी रखा है वो देख लेते हैं। The statutory auditors of Royal General Insurance are AK, the chartered accountants, and this is a brief of the value of assets and the liabilities. बताओ, value of asset is 700 crores, the amount of liability is 415 crores, and capital is 200 crores. आपको ये बताना है कि बॉस क्या इन्होंने सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन किया है, हाँ या नहीं। आप खुद चेक करो एंड फिर हम लोग आंसर देखेंगे। इसका ऑप्शन देख रहता है भाई साहब, क्या बोल रहे हैं लोग, whether they have maintained the value of solvency margin or not. Yes, the solvency margin has been maintained, hence no action is required. No, it has deemed to be insolvent. Oh my god. No, it shall submit a financial plan to the authority. The requirement of solvency margin is not applicable in case of general insurance company. What should be the plan of action? थोड़ा सा डेटा अगर आपको लिखना है तो डेटा लिख लीजिए। डेटा क्या था उन लोगों का, असेट था वो था 714, लायबिलिटी जो है वो कितना है। सो व्हाट इज द डेटा, डेटा असेट इज 700, लायबिलिटी इज 415 एंड कैपिटल सीम्स टू बी 200 crores। तो टोटली देखो दिस इज 615। मैंने क्या बोला अभी भी, कैपिटल जो मेंटेन करना है असेट दैट हैज़ टू बी 50% ऑफ द मिनिमम कैपिटल जो कि है 100 crores। 100 crores का 50% कितना होता है 50 crores। तो करो 50, असेट कितना होना चाहिए था, एटलीस्ट 665 होना चाहिए था, कितना है 700 है। क्या बात है, गजब। चलो आंसर देख लेते हैं क्या आता है। सो वेदर द सॉल्वेंसी मार्जिन इज मेंटेन, आंसर शुड बी येस, सॉल्वेंसी मार्जिन इज मेंटेन, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड। So what is the answer? Answer. Fair. Understanding? Simple and straight. चलिए, now going back to the content. अब आगे बढ़ते हैं with unexpired risk
रिजर्व. सो व्हाट इज अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व? अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व का मतलब होता है, अभी अभी हम लोग स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे ये बता कर क्या है कि प्रीमियम डेफिशिएंसी होती है, क्लेम कॉस्ट के सामने अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व होता है. सो हाउ दिस अनएक्सपायर्ड रिस्क का रिजर्व वी मेंटेन? एक्चुअली देर आर टू मेथड्स, URR कहते हैं हम इसे, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व. इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं. पहला, प्रोपोर्शनेट ऑन द बेसिस ऑफ डेज, जैसे कि इस साल में जितने दिन का, साल में से जितने दिन का रिस्क कवर हो गया है, प्रीमियम बुक कर दो फॉर द सेम ईयर. एंड जितने दिनों का प्रीमियम बाकी है, जितने डेज अभी भी बाकी है इन द पॉलिसी, उतना प्रोपोर्शन नेक्स्ट ईयर में एज अ रिजर्व जनरेट करके रख दीजिए. सो एज ऑन बैलेंस शीट डेट यू प्रिपेयर अ रिजर्व फॉर द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ डे, या फिर डायरेक्टली यू डू इट 50-50. अगर आपको लगता है कि इस साल में पर्सन ने पॉलिसी ले ली है, बट इनकी पॉलिसी 31 मार्च को ऑब्वियसली मैच्योर नहीं होगी, इनकी पॉलिसी चलने वाली है नेक्स्ट ईयर तक, बांट दो हिस्सों में, करंट ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर 50-50 फ्लैट. ठीक है. सो दैट इज हाउ वी कन्वर्ट, वी हैव द मेंटेनेंस ऑफ अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व. पहला, as at the end of the year all the policy does not expire, therefore we need to maintain unexpired risk reserve for unexpired risk liability. So method of calculation, usually two, proportionate on the basis of days for the year or 50% of the premium directly. ठीक है. प्रायर टू 2015 अमेंडमेंट रेगुलेशंस, जो प्रायर 2015 था, वहाँ पे हम लोग सर्टन डिफरेंट परसेंटेज के ये करते थे फॉर URR, जैसे कि हल इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, इन सब के लिए वी यूज टू हैव 75% ऑफ URR, 50% ऑफ URR, फायर इंश्योरेंस 100% ऑफ URR. तो ऐसे पहले हुआ करता था. नाउ वी हैव दिस जनरल थंब रूल, ईदर यू डू इट प्रोपोर्शनेट और यू डू इट 50-50. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसके ऊपर ऑडिट के सवाल में मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल सेम प्रकार के क्वेश्चंस है, क्योंकि ये स्टडी मटेरियल. ओके. सो मतलब MTP, RTP स्टडी मटेरियल में खूब सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट है. तो समझते हैं ये कंसेप्ट है क्या. एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस का पूरा बिजनेस का प्राइमरी इनकम इज प्रीमियम इनकम. अगर कोई पॉलिसी होल्डर ने प्रीमियम पे नहीं किया, उनको ना ही हम पॉलिसी देंगे एंड ना ही उनका क्लेम लॉन्च करेंगे. आप सिर्फ हवा में तुक्के में बातें कर रहे हो, अरे मैम मैं ना नेक्स्ट ईयर आपको प्रीमियम दे दूंगा, इस साल अगर कुछ रिस्क हो आप कवर करके देना. बिल्कुल नहीं. इंश्योरेंस बिजनेस का प्राइमरी बिजनेस इज कलेक्शन ऑफ प्रीमियम एंड मेकिंग यू मेकिंग यू कवर योर लॉसेस. तो यहाँ पे अगर हमको प्रीमियम नहीं मिला, हम लोग रिस्क भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. अगर हमको प्रीमियम नहीं मिला विच हैड टू बी रिसीव्ड बाय मी इन इंडिया, द प्रीमियम फॉर द पॉलिसी विच इज अक्रूव्ड इन इंडिया, आई हैव नॉट रिसीव्ड इट, तो बॉस हम रिस्क अज्यूम नहीं करेंगे. सो देयर इज अ क्वेश्चन इन ऑडिट के सवाल कि देयर इज अ कॉर्पोरेट, बिग कॉर्पोरेट बिजनेस, एंड उसने बोला कि आप फिलहाल के लिए मुझे पॉलिसी दे दीजिए, मैं आपको प्रीमियम देता हूँ 10 दिन में. ठीक है. एंड बिकॉज ये बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी बोला कि ठीक है आपका प्रीमियम रिसीवेबल दिखा देंगे. और बीच में ही 2-3 दिन के बाद अनफॉर्चुनेटली फायर ब्रोक आउट, आग लग गई है एंड वो क्लेम आया है इंश्योरेंस कंपनी के पास. अब क्वेश्चन ये उठता है, जो प्रीमियम हमको मिला ही नहीं है, जो प्रीमियम रिसीवेबल के नाम पे हम लोगों ने असेट ओपन करके रखा है, इनकम जनरेट नहीं हुई है, तो क्या उसके सामने हम ये क्लेम बुक कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नो. तो दिस इज अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 64 VB. नो इंश्योरर शैल अज्यूम द रिस्क in India in respect of any insurance business on which the premium is not ordinarily payable outside India unless and until the premium payable is received by him or is guaranteed by some person, by such person in such a manner as may be prescribed from time to time. Premium simple and straight, premium नहीं मिला which had to be received by me in India, हम लोग बुक नहीं करेंगे claim. For the purpose of this sections, in the case of risk for which the premium can be ascertained in advance, the risk may be assumed not earlier than the date on which the premium has been paid in cash. बोलते हैं भले आपने प्रीमियम का अमाउंट डिसाइड करके रखा है इन एडवांस, बट डिसीजन विल नॉट मेक द पॉलिसी कम ट्रू. ठीक है. सो इन दैट पर्टिकुलर केस जब तक हम लोगों को कैश या चेक में ये नहीं मिल जाता, हम लोग नहीं बुक करेंगे आपका क्लेम. You need to verify. Basically, policy documents will not be released
इन द फॉलोइंग केसेस, वेरी ब्यूटीफुल। पॉलिसी डॉक्यूमेंट कब रिलीज नहीं होगा? जब प्रीमियम नहीं मिला। प्रीमियम मिला, चेक डिसऑनर हो गया, प्रीमियम नहीं मिला या फिर चेक डिसऑनर हो गया, प्रीमियम नॉट इमीडिएटली कलेक्टेड ड्यू टू द फर्निशिंग ऑफ बैंक गारंटी, मतलब बैंक गारंटी का कुछ तो प्रोसेस बाकी रह गया है, प्रीमियम हैड नॉट बीन कलेक्टेड बिकॉज आपका रिस्क का कवर थोड़ा सा चेंज हो गया है, लिमिट जो स्टिपुलेटेड लिमिट्स है वो चेंज हो चुकी है, प्रीमियम कलेक्टेड बट पॉलिसी नॉट इशूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बाकी है, पैसा तो आ गया बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है एंड पॉलिसी होल्ड करके रखी हम लोगों ने। इंस्टॉलमेंट्स ऑफ द प्रीमियम हैव नॉट बीन कलेक्टेड इन टाइम, जो कैटेगरी था उन कैटेगरी का प्रीमियम बढ़ गया फिर, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम लोगों ने पॉलिसी इशू नहीं की। सो देर इज अ क्वेश्चन इन योर ऑडिट के सवाल दैट अंडर विच सर्कमस्टांसेस कैन वी से that policy document should not be issued. So in this following cases, policy document should not be issued. Next, audit of revenue items and audit of balance sheet items. This is as good as, frankly speaking, बचपन में अगर आपने वाउचिंग वेरिफिकेशन पढ़ा है, this is vouching and verification of insurance company. ठीक है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी देने वाली हूँ गाइस। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करवाने वाली हूँ, क्योंकि पास्ट एग्जामिनेशन के ट्रेंड पे उस एरिया में से मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट रेवेन्यू आइटम्स, रेवेन्यू आइटम का मतलब होता है आप चीज़ों को वाउच करोगे, तो समवेयर यू विल बी टॉकिंग अबाउट द इनकम्स, तो प्रीमियम तो आना ही है, एंड यू विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, देन वी विल बी स्टडिंग, ये देखो ये पॉइंट नंबर 10 है, थोड़ा सा आगे स्क्रॉल अप कर लीजिए आप किताब में, या हियर यू गो, एक्सपेंसेस होने के बाद बैलेंस शीट आइटम्स। सो यहाँ पे आप जो बात करेंगे वो बात करेंगे अबाउट असेट्स एंड लायबिलिटीज की। ठीक है, तो चलो सबसे पहली चीज है ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स। रेवेन्यू आइटम्स में सबसे पहली चीज आती है प्रीमियम इनकम। तो प्रीमियम इनकम के केस में हम लोग क्या क्या चीजें वेरीफाई करेंगे? पहला तो ये वेरीफाई करेंगे नो रिस्क इज अज्यूम्ड विदाउट द कलेक्शन ऑफ प्रीमियम। You need to check or evaluate the compliances with IRDA regulations. See, premium cannot be calculated या फिर premium cannot be charged just on the basis of the company's policy. We have IRDA, the authority in place to decide that how much premium is the range, is the amount which can be chargeable from the policyholder. Whether there exists any appropriate internal control system, because देखो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का कलेक्शन है, अकाउंटिंग है, एडवांस रिसीट्स है, हैज टू बी, द कंपनी हैज टू हैव सम अप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस to check the internal checks, appropriateness of the revenue recognition. As I told you, AS 9 does not directly apply to insurance का premium income. So we need to verify when to record this revenue and when to record the risk. एडवांस रिसीव का क्या हर्ष किया है, मतलब अकाउंटिंग किया है। एग्जामिन द प्रीमियम रजिस्टर, पीरियडिक कलेक्शन हुआ है कि नहीं, कैंसलेशंस एंड रिफंड्स। ऑल्सो अंडरस्टैंड, देखो प्रीमियम कलेक्ट हो रहा है तो जीएसटी का एलिमेंट विल ऑल्सो कम इन, सो प्लीज वेरीफाई द जीएसटी एलिमेंट, हियर यू गो। बैंक गारंटीज जिसके अगेंस्ट में हम लोगों ने इंश्योरेंस दिया है, इवेल्युएट वेदर दैट अप्रोप्रिएट बैंक गारंटीज डॉक्यूमेंट्स वर देयर, ट्रैकिंग मैकेनिज्म इज देयर, अंडरस्टैंड द ओवरऑल आर्किटेक्ट एंड द मैकेनिज्म ऑफ the data flow, that how the data is generated and the system is storing the information, that is premium. Next we talk about, इसके ऊपर बहुत सारे questions हैं, market important. Next we talk about claim का provision. So हम कौन से claim के बारे में provision create करके रखते हैं जो claim अब तक settle नहीं हुए हैं। Say for example, for any unfortunate reason आपने claim launch किया है with the insurance company and the insurance company has made the full and final settlement, तो क्या अभी भी मेरे को प्रोविजन क्रिएट करना है? नो, इफ द अमाउंट इज नॉट फुल्ली सेटल्ड, उसके लिए हम लोग क्लेम का प्रोविजन करके रखेंगे। तो पहला, ऑल द प्रोविजंस आर मेड फॉर अनसेटल्ड क्लेम। दूसरा, देर आर क्लेम्स विच आर इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड। इसका मतलब क्या है समझो, 30 मार्च को जो पॉलिसी होल्डर था उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, जो पॉलिसी होल्डर था उसका एक्सीडेंट हो गया ऑन 30th ऑफ मार्च। आपको क्या लगता है उधर एक्सीडेंट के माहौल में ही रोड पे से आपको फोन कर, हेलो इंश्योरेंस कंपनी, सुनो सुनो मेरा एक्सीडेंट हो गया, क्लेम पे करना, हेलो हेलो, ऐसा होगा? सो 31st ऑफ मार्च को नॉट नेसेसरी दैट ऑल क्लेम्स विच हैज इनकर्ड आर रिपोर्टेड टू यू, मीन्स देर हैज टू बी सम प्रोविजन कि यार कोई तो इतना परसेंटेज बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट सर्कमस्टांसेस, पास्ट ईयर्स रिकॉर्ड,
we can very well understand that there are this many percentage of claims which may have incurred but they are yet not reported to me. तो उसके लिए मुझे प्रोविजन क्रिएट करना, इसको हम लोग बोलते हैं IBNR, क्लेम्स इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड, या फिर IBNER, व्हाट इज दिस, इनकर्ड बट नॉट इनफ रिपोर्टेड. व्हाट इज नॉट इनफ रिपोर्टेड? सी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रिपोर्टिंग आ भी गया है 31 मार्च तक कि क्लेम हो चुका है, अब वो क्लेम के बाद, मतलब वो जो अनफॉर्चुनेट इवेंट के बाद हम जो क्लेमनेंट को कहते हैं कि सर नेक्स्ट 30 डेज का आपका जो भी खर्चा है ना वो हम बेयर करेंगे, सो दैट 30 डेज इज अगेन नॉट फोरसीन. सो यहाँ पे उन्होंने क्लेम दर्ज तो किया है बट अभी भी इनफ दर्ज नहीं किया है और क्लेम आना बाकी है, उसके लिए प्रोविजन करना. ठीक है. सो फॉर अनसेटल्ड क्लेम, enough, not reported, not enough reported, calculations of IBNR, IBNER, now these are all future aspects, so actuarial calculations are required to be seen. और हाँ, प्रोविजन और किसका कर सकते हैं, कोई लीगल केसेस चल रहे हैं. एक्ट ऑफ गॉड वाला अगर मूवी देखा हो आपने, OMG के केस में अगर वो पर्सन जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, अभी वो लंबा केस चल रहा है, अगर वो केस चल रहा है तो क्या मैम केस के सामने मुझे प्रोविजन करने की जरूरत है? एब्सोल्युटली है. सो व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस, लीगल लायबिलिटीज़ के लिए प्रोविजन, आर्बिट्रेशंस एंड लिटिगेशंस, क्लेम का स्टेटस क्या है, सॉर्ट द लीगल एडवाइजेस, ये एकदम ही OMG वाला सीन, सॉर्ट द लीगल एडवाइजेस. सैल्वेज कितना है वो वेरीफाई कर लीजिए कि अगर लॉस बाय फायर है तो सैल्वेज से कितना अमाउंट आने वाला है. वी ऑलवेज बुक द क्लेम कॉस्ट नेट ऑफ सैल्वेज. प्रोविजन फॉर गारंटी if any, consideration of subsequent events. नेक्स्ट इज क्लेम पेड. व्हेन यू आर मेकिंग अप द पेमेंट, तो सबसे पहला पेमेंट के लिए हमेशा वी शुड हैव ऑथोराइजेशन इन प्लेस, क्या पूछ करके ऑथोराइज पेमेंट ही डिसबर्स करो. दूसरा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेमेंट्स, अगर मैं को इंश्योरर हूँ, व्हाट इज को इंश्योरर, हम दो जन ने मिल करके आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दी है, आपके क्लेम का सिर्फ आधा हिस्सा मेरे पेमेंट में आएगा, तो को इंश्योरेंस विल पे ओनली द को इंश्योरेंस वाला सम. ऑथोराइज है कि नहीं है, पार्शियल पेमेंट को वेरीफाई कर लीजिए. इंश्योर एक बार फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया, देन द क्लेम शुड बी शोन एज पेड एंड नॉट प्रोविजन शुड स्टैंड. फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, चेक सैल्वेज का पैसा मिला है कि नहीं मिला है. क्लेम्स आर नॉट पेड इफ, ये देखो यहाँ पे सेम पॉइंट, इफ द प्रीमियम्स आर नॉट रिसीव्ड. एब्सोल्युटली राइट. ना देयर दैट नेसेसरी क्लेम्स हैव बीन मेड टू द री इंश्योरर. मैंने अभी आपको मम्मी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बताया था, दैट इफ द कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी हैज़ मेड री इंश्योरेंस, तो मेरा कोई क्लेम अगर जा रहा है, अकॉर्डिंगली मैं मम्मी री इंश्योरेंस के डोर नॉक नॉक करूँगी कि मम्मी री इंश्योरेंस प्लीज़ यू नाउ इट इज़ अ टाइम टू कवर माई रिस्क. मैंने भी फेस किया है ये रिस्क को पे आउट किया है, नाउ प्लीज़ रिकवर कर लीजिए. तो जैसे ही मैं क्लेम कर दूँ, एम आई मेकिंग अप्रोप्रिएट क्लेम्स टू द री इंश्योरेंस कंपनी? ठीक है. यू ऑल्सो हैव टू चेक कि वेदर द री इंश्योरेंस इज द फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस और द टर्म ट्रीटी री इंश्योरेंस. मैम ये नहीं समझा, इट्स ओके. फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस या फिर ट्रीटी री इंश्योरेंस विल बी टॉट टू यू इन द फोर्थ कमिंग सेशंस. ये एक जस्ट आई एम जस्ट, ये देखो यहाँ पे आएगा एक पूरा ही कंसेप्ट जहाँ पे हम लोग बात करेंगे री इंश्योरेंस के बारे में. ठीक है. सी हियर, एंड री इंश्योरेंस में देयर आर टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस, फैकल्टेटिव एंड री इंश्योरेंस, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि पॉलिसीज आर नेगोशिएटेड इंडिविजुअली, पॉलिसी आर नेगोशिएटेड एज अ होल. तो ये आई मेक यू अंडरस्टैंड दिस. जस्ट टू अंडरस्टैंड, हम लोगों को ये ध्यान देना है दैट प्रॉपर अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड, फैकल्टेटिव है या ट्रीटी है, ऑन द बेसिस ऑफ द सेम. नेक्स्ट, ब्रोकरेज और कमीशन पेड. बहुत सारे क्वेश्चन है ऑडिट के सवाल में इस पॉइंट के ऊपर. व्हेन द कमीशन और द ब्रोकरेज इज पेड टू द agent, you need to firstly verify the rate. You need to verify whether the amount paid is within the limit. You need to verify the payments are not made to the blacklisted agents. You need to verify that the payment of commission or brokerage is just for solicitation business. You also need to see देखो जब भी आप पेमेंट कर रहे हो उसके लिए वो इनकम है, हमारे लिए एक्सपेंस है, सो वी नीड टू डिडक्ट TDS ऑल्सो. सो डिडक्शन ऑफ TDS, तो ये सारा चीज़ हमें वेरीफाई करना. Not to anyone else, it is within the limit, not blacklisted, terminated नहीं है, the rates are appropriate for the solicitation business. Agent register verify कर लो, हाँ verify कर लो the actual disbursement and the amount of TDS deducted.
नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग लॉसेस. सी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए आपको क्या चीज़ वेरीफाई करनी है? फॉर जनरल इंश्योरेंस कंपनी वी यूजुअली हैव 13 हेड्स फॉर द डिफरेंट अदर एक्सपेंसेस. वी नीड टू वेरीफाई जो मेजर एक्सपेंसेस हैं अमाउंटिंग टू ₹5 lakhs और 1% of the net premium whichever is higher are shown separately. You also have to see that whether appropriate apportionment is being made between the revenue items or the P&L items. जो भी खर्चा है उसका apportionment into the different heads are made on the just and equitable grounds. And yeah, जो भी basis पे आप ये expenses को बांट रहे हो has to be written in the notes to accounts. So these are operating expenses. उसमें से जो important expenses हैं वो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे. सबसे पहला लीगल इन द प्रोफेशनल चार्जेस. तो यहाँ पे लीगल एक्सपेंसेस क्लेम कॉस्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड आउट ओवर हियर. जो भी लीगल इन द लिटिगेशन जो भी लीगल चार्जेस है विल बी रिटर्न आउट ओवर हियर. नेक्स्ट एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन. सो व्हाट इज एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन? एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन इन द वेलफेयर. इसके बारे में हम लोग ये कहते हैं कि whenever the company is making any payment towards the employee of the company, ये सब कुछ यहाँ पे जाएगा. मैम एक मिनट, अगर एम्प्लॉई हमारे लिए कोई पॉलिसी बेच करके आया है तो उसको भी कमीशन देंगे, तो वो कमीशन विल बी रिटर्न एज एम्प्लॉय बेनिफिट्स और द कमीशन. देखो, द रियम्बर्समेंट ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस, प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस कवर, एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन एंड वेलफेयर में आएगा. Any medical treatments, any medical fees incurred towards the maintenance of the healthcare policies of the family members of the employee are required to be debited to the claim cost and not employee welfare. Any expenses toward the medical treatment of the employee should be treated under this head. Non-training expenses should be shown separately. Incentives paid to the employee who have solicited the insurance policy should be debited to this account and not to the commission account. जैसे कि मैंने आपको कहा, एम्प्लॉई हमारे लिए पॉलिसी बेच करके आया है, उसको हम लोग दे रहे हैं कमीशन, तो वो कमीशन विल बी फॉलोइंग अंडर एम्प्लॉई वेलफेयर एंड बेनिफिट. Next is interest and bank charges. Basically, these are not borrowing costs. These are the bank charges which the company has to face. These are not borrowing cost. ये लोन के ऊपर का इंटरेस्ट नहीं है. All the expenses incurred towards the maintenance of bank account, interest and other legal charges, normal routine course of business में वो ये हेड पे आएगा. This is not a part of borrowing cost. Okay. Next, depreciation should be as per schedule 2. कोई बात नहीं है. Next is advertisement, sales, promotion, marketing expenses. This is also one of the major operating expenses. उसको भी हम लोग लिखते हैं under the head of sales, promotion, marketing. Interest, dividend and rent. अभी this is an income. अभी इसको ना पहले तो हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा. ये इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट एक्सपेंसेस कैसा है? एज आई टोल्ड यू, हमारे पास पैसे दो होते हैं. पहला पॉलिसी होल्डर फंड एंड शेयर होल्डर्स फंड. ठीक है, पॉलिसी होल्डर फंड एंड दिस इज शेयर होल्डर फंड. अब पॉलिसी होल्डर फंड का मतलब क्या है? दिस इज अ रेवेन्यू सोर्स. दिस इज अ रेवेन्यू सोर्स. पॉलिसी होल्डर फंड को इन्वेस्ट करके जो भी इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट हम कमा रहे हैं, दैट शुड गो वाया रेवेन्यू अकाउंट. इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में अकाउंट्स में बोल करके रखा था कि कंपनी बनाती है दो अकाउंट, P&L अकाउंट भी बनाती है एज वेल एज रेवेन्यू अकाउंट भी बनाती है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाती है. तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज एज गुड एज द कैश. यहाँ पे दिस विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. ठीक है, सो बस उसी चीज़ के बारे में उन्होंने बोला हुआ है. द फंड्स आर टू टाइप्स ऑफ फंड्स. पॉलिसी होल्डर्स फंड्स आर इन्वेस्टेड एंड ऑल्सो शेयर होल्डर्स फंड्स आर इन्वेस्टेड. हम लोग इसको अपोर्शन करेंगे बिटवीन रेवेन्यू अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दैट इज रेवेन्यू अकाउंट फॉर पॉलिसी होल्डर एंड P&L फॉर शेयर होल्डर्स फंड्स. द रेगुलेशंस रिक्वायर्स द बेसिस ऑफ अलोकेशन. जो भी बेसिस ऑफ अलोकेशन है वो क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए एज द अकाउंटिंग पॉलिसी. द इंटरेस्ट और द डिविडेंड अर्नड एज अगेंस्ट द पॉलिसी होल्डर फंड शुड बी अपोर्शन to the revenue account and the interest dividend to shareholders should be divided into P&L account. Next is underwriting. What is underwriting? Understand.
अंडर राइटिंग का मतलब होता है वेदर टू अंडर राइट द रिस्क। समझो, देर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ अंडर राइटिंग विथ इंश्योरेंस कंपनी। कई बार आपने देखा होगा दैट यू गो टू योर एजेंट एंड यू आस्क द एजेंट के सर मेरे जो डैड है ही इज़ 95 ईयर्स ऑफ एज एंड उनको करंटली ये डायबिटीज़ की बीमारी है, बाकी ही इज़ ऑल फिट एंड फाइन एंड आई वांट टू टेक so and so policy for him. He'll take some time and he will then tell you that the chances of you getting the policy is very rare. हो सकता है at that point of time कोई पॉलिसी आपको मिले ही ना, हो सकता है ऐसा। That means what? The company is not ready to underwrite that risk for you. मतलब इस कंपनी में एक ऐसा डिपार्टमेंट होगा जो ये सोचेगा whether writing this policy, whether writing this risk is profitable for the company or not. कई बार आपने रिस्क मतलब प्रीमियम पॉलिसी लेकर के रखा है, प्रीमियम भर रहे हो, बट विथ गॉड्स ग्रेस कभी ये पॉलिसी को क्लेम करने का मौका मिला ही नहीं। अच्छी बात है, यही तो है इंश्योरेंस कंपनी का बेनिफिट, है ना। अच्छी ही बात है कि भगवान ना करे कभी कुछ गलत हो आपके साथ कि आपको पॉलिसी का पैसा यूज़ करने की ज़रूरत हो, बट यही है इंश्योरेंस कंपनी के लिए बेनिफिट। अगर हर इंसान जो प्रीमियम भरता है 5,000 रुपये का 5 लाख का क्लेम करने बैठे, इंश्योरेंस का बिजनेस बंद हो जाएगा, राइट। सो दैट इज अ रिक्वायरमेंट वेयर अ डिफरेंट डिपार्टमेंट थिंक्स कि वेदर वी शुड राइट दिस रिस्क और नॉट, वेदर राइटिंग दिस रिस्क इज प्रॉफिटेबल और नॉट। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में भी आपने शायद सुना होगा राइटिंग। Underwriting function is a function of evaluating the risk, whether the insurance company should accept the risk or not. This comprises of examinations and evaluations of applications for insurance, rating the risk and establishments of the premium कि अगर हम लोग रिस्क दे भी मतलब प्रीमियम पॉलिसी दे भी रहे हैं तो प्रीमियम कितना होना चाहिए, which is a fundamental to the operation of general insurance. There are prime objectives of internal control system for underwriting is adherence of acceptance of insurance, proper recording of issuance, insurance risk and their evaluation. So this is underwriting. Underwriting same यही सारी बातें मैं लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी आगे करने वाली हूँ। नेक्स्ट, अभी अगर हम लोगों ने बात की है क्लेम के बारे में, तो देर आर फ्यू रिकॉर्ड्स रजिस्टर विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड फॉर क्लेम्स। सो 6 रिकॉर्ड्स यू नीड टू बाय हार्ट। ये देखना है कि अगर क्लेम आप वेरीफाई कर रहे हो व्हाट रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। पहला इंटीमेशन रजिस्टर, दूसरा क्लेम पेड रजिस्टर, डिसबर्समेंट बैंक बुक, क्लेम डॉकेट, सैल्वेज रजिस्टर एंड क्वालिटी अश्योरेंस टीम रजिस्टर। सो बेसिकली जो क्लेम आया उसका एक रजिस्टर, उसका एक डॉकेट रजिस्टर, जो डॉक्यूमेंट्स आते रह रहे हैं वो रजिस्टर। देयर इज ऑलवेज ए टीम बिहाइंड द सीन। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपने क्लेम दे दिया है दैट डज नॉट मीन एवरी टाइम वो क्लेम पास होगा। वी हैव अ सेपरेट टीम ऑफ अश्योरेंस टीम, वी हैव सेपरेट टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो ये डिसाइड करेगा कि जो क्लेम आपने दिया है वो फेक क्लेम है, सही क्लेम है। कई बार मेडिकल एक्सपेंसेस के चार्जेस इन्फ्लेट करके दिए जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो देयर एग्जिस्ट ए टीम एंड दे इवेल्युएट कि यार ये सही है नहीं है। सैल्वेज रजिस्टर होता है ये, जैसे कि फायर इंश्योरेंस हो गया, कोई पर्सन ने क्लेम किया कि सर मेरा करोड़ों का इन्वेंटरी था जो जल करके राख हो गया। नाउ द टीम, फॉरेंसिक टीम भी होती है, नाउ द टीम विल गो टू दैट साइट जहाँ पे आग लग गई है, साइट को जाकर के इवेल्युएट करेंगे कि ये सच्ची इन्वेंटरी ही था या आउटडेटेड स्टॉक था। कार्बन डेटिंग जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं यहाँ पे, तो ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली डन बाय द इंश्योरेंस कंपनी। अब आगे बढ़ते हैं with regards to the auditing of balance sheet items. Balance sheet items को कैसे verify करेंगे? So when we talk about balance sheet items, तो here you will see more of assets and liabilities. सबसे पहला asset है investments. How will you verify investment? We need to verify, scrutinize. पहले तो segregation of duties. We have separate systems, back end office, front end office in place in order to verify the investments which are made by insurance company are as per IRDA regulations. Proper policy management, scripts, custody of security, branch report देख लो, TDS deduction, interest earned on such investments, ये सारा चीज़ verification करना। Scripts, custodian, investments which are held in the name of company only, branch audit report देखना, method of accounting क्या है, disclosures क्या है, TDS certificate you can take,
इनकम फ्रॉम, ये देखो इन्वेस्टमेंट्स, पीरियोडिकल फिजिकल वेरिफिकेशन, प्रोविजनिंग करना फॉर द डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, टेक द रिटर्न सर्टिफिकेट्स। हाँ, इन्वेस्टमेंट्स हाइपोथिकेट या फिर इन्वेस्टमेंट प्लेज करके तो नहीं रखे, अगर रखे हैं तो व्हाट इज द प्रोसीजर, एज अगेंस्ट विच बोरोइंग यू हैव हाइपोथिकेटेड या प्लेज्ड योर इन्वेस्टमेंट्स, दिस इज योर असेट, उस असेट के सामने आपने लोन शोन लिया जा सकता है, सो यू नीड टू वेरीफाई इट। नेक्स्ट, दिस इज मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, जस्ट स्क्रॉल, ये देखो दिखेगा आपको मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट इट इज, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एंड एजेंट बैलेंस। मतलब क्या है, दो चीज़ आउटस्टैंडिंग है, जो एजेंट है, एजेंट उसको आपने कमीशन नहीं दिया है, मतलब वो आउटस्टैंडिंग है, जो पॉलिसी होल्डर है उसने आपको प्रीमियम नहीं दिया है, ठीक है, तो इट इज आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एंड एजेंट बैलेंसेस, ना आपको मिला है ना दिया है, और ये आउटस्टैंडिंग है। काफ़ी टाइम से हम लोगों ने रिसीवेबल पेएबल शो किया है, उसको कैसे वेरीफाई करें, कंट्रोल अकाउंट वेरीफाई कर लो, डेबिट बैलेंसेस उसका नेचर क्या है, इनऑपरेटिव बैलेंसेस जो है वो लॉन्ग टर्म से पेंडिंग है, जैसे कि अगर बहुत बड़ा सम हमारे एजेंट्स को देना बाकी है, मैंने 5 साल से उसको मेरे अकाउंट्स में शोर करके रखा है कि पेबल और अभी भी पे नहीं किया, आस्क फॉर द रीजन, क्यों यार रिटेन करके रखा है सर ये ओल्ड बैलेंस। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट बैंक गारंटी, देखो अगर मैंने प्रीमियम को अभी भी आउटस्टैंडिंग रखा है, रिसीवेबल रखा है, तो क्या इसके सामने अप्रोप्रिएट, देखो गारंटी के सिवा मैं ये रिसीवेबल शो नहीं करूँगी, तो अप्रोप्रिएट बैंक गारंटीज है कि नहीं है, एज वाइज सेक्टर वाइज एनालिसिस ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, ह्यूज आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है तो ये चेक करना कि कौन से एजेंट का कमीशन बैलेंस बाकी है, इंक्वायर, ये सेम पॉइंट मैंने बताया, इंक्वायर फॉर लॉन्ग आउटस्टैंडिंग फॉर बोथ क्रेडिट बैलेंस इन द प्रीमियम अकाउंट, एग्जामिन द रीजन फॉर द पॉलिसी, देखो अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है, प्रीमियम आ चुका है और इसके सामने मैंने अभी भी पे आउट नहीं किया है हमारी पॉलिसी को, तो क्यों नहीं किया, ठीक है, सो व्हाई दोज अमाउंट्स आर नॉट एडजस्टेड, ये वेरीफाई कर। नेक्स्ट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी में यू शुड स्ट्रिक्टली वेरीफाई अंडरराइटिंग कमीशन कितना है, यू शुड वेरीफाई पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि ये सारा कंटिंजेंट लायबिलिटी है, कब कंपनी कॉल कर दे फॉर द पेमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ डिमांड, लाइबिलिटीज, री इंश्योरेंस टू द एक्सटेंट नॉट प्रोवाइडेड, मतलब कुछ रिस्क है 100 करोड़, उसमें से आपने 80 करोड़ का री इंश्योरेंस ले लिया है, 20 करोड़ का री इंश्योरेंस नहीं लिया है, न्यू फोर्स ही कह रही है 20 करोड़ की लायबिलिटी आ जाएगी मेरे मत्थे, कंटिजेंट लायबिलिटी शो करो। क्लेम्स विच आर नॉट एक्नॉलेज्ड बाय द कंपनी, ये सेम चीज़ मैंने बैंक में भी पढ़ाई थी, क्लेम्स विच आर नॉट एक्नॉलेज्ड बाय द बैंक शुड बी शोन एज कंटिजेंट लायबिलिटी, उसको वेरीफाई करना। नेक्स्ट, कैश इज द मोस्ट सेंसिटिव एरिया फॉर ऑल द बिजनेसेस, सो कैश के लिए चेक द कैश इन हैंड, डेली कैश एक्सपेंडिचर, पेटी कैश एक्सपेंडिचर, कैश एंड बैंक का कोरिलेशन, कॉन्ट्रा एंट्री चेक करना, एज ऑन द डेट 31 ऑफ मार्च पे, एज ऑन दैट डेट जो बैलेंस शोन है वो एग्जैक्टली फिजिकली वेरीफाई करना, BRS बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स ले लो, सब्सिक्वेंट रियलाइजेशन, चेक इन ट्रांजिट है वो वेरीफाई कर लो, देखो कैश इन हैंड, चेक इन हैंड, उसको वेरीफाई कर लो, अकाउंटिंग एंट्री अप्रोप्रिएट पास की है कि नहीं वो वेरीफाई कर लो। सो दैट वाज वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। वी स्टार्ट इज इंश्योरेंस में 2 प्रकार, ठीक है, अब फिर से सेम चीज, इंश्योरेंस में 2 प्रकार, एक है को इंश्योरेंस एंड दूसरा है री इंश्योरेंस। को इंश्योरेंस का मतलब होता है पार्टनरिंग इन बेरिंग द रिस्क, कंसोर्टियम जैसा, यस वेरी एकदम ही प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड। तो जब भी हम लोग बोलते हैं कि एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी साथ में आ करके कोई पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी दे रही है, दिस अग्रीमेंट विल बी नोन एज को इंश्योरेंस, दैट इज पार्टनरिंग इन बेरिंग द रिस्क, ठीक है, को इंश्योरेंस मीन्स पार्टनरिंग इन बेरिंग द रिस्क। When we talk about reinsurance, मम्मी reinsurance, always remember this. Reinsurance का मतलब होता है delegating the risk. When I feel कि यार oh my god मैंने यश भाई साहब को पॉलिसी दे दी है, oh my god this is a big risk for me. अगर यश भाई साहब को मैंने पॉलिसी दे दी, now I want this risk to be covered by someone. I go to a reinsurance company and cover my risk. Reinsurance का मतलब होता है delegating the risk. अच्छा, so this is partnering in bearing the risk and this is delegating the risk. Who is reinsurance inwards? Reinsurance inwards का मतलब होता है reinsurance company who is giving me the cover. Who is reinsurance ceding company? Ceding company का मतलब होता है जो अपना रिस्क किसी और के मत्थे दे रहा है, डेलीगेट कर रहा है, उसको बोलते हैं ceding company.
यहाँ पे टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस है। अभी अभी जो हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस आगे आएगा, देखो वो आ गया। सो टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस, वी हैव टू टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस कंपनी। पहले तो मैं इतना भी बता दूं, ये जो है ना गाइस, इसको सिर्फ जैसा वॉट एवर इज देयर यू जस्ट टेक इट ऑन फेस फ्रंट। ट्रीटी, कोटा, ऑटो, पूल, एक्सेस लॉस, स्टॉप लॉस, इसको डिटेल आपको ना मॉड्यूल में है ना आपको पढ़ने की जरूरत है। आई ऑल्सो टेक यू थ्रू द स्टडी मटेरियल सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट। डोंट ट्राई अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटिंग द कॉन्टेंट विच इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस के बारे में दो टाइप्स है। इसको समझाते समझाते अगर मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊँ ना, इट विल टेक ह्यूज टाइम। फिलहाल के लिए दिस इज नॉट देयर इन योर सीए फाइनल मॉड्यूल्स भी नहीं है, तो इट्स ओके, टेक इट ऑन फेस फ्रंट, विल अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग एंड देन विल गो अहेड। पहला है फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस, दूसरा है ट्रीटी री इंश्योरेंस। क्या है? फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस और दूसरा है ट्रीटी री इंश्योरेंस। फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस का मतलब होता है दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ री इंश्योरेंस वेयर द पॉलिसीज आर नेगोशिएटेड इंडिविजुअली। वेयर द पॉलिसीज आर नेगोशिएटेड इंडिविजुअली, जहाँ पे मुझे लगता है कि यार पूरे री इंश्योरेंस में से मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि फायर इंश्योरेंस ही मेरे लिए बहुत ही रिस्की है। मम्मी सिर्फ फायर इंश्योरेंस री इंश्योर करके दीजिए ना आप, फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस। So it is the policies are negotiated individually. Advantages क्या है? The risk are excluded from the treaty. Treaty का मतलब होता है negotiating the reinsurance for whole, सब कुछ एक साथ। ऑटोमेटिक कवर इज एग्जॉस्टेड, जैसे ही वो एक पॉलिसी एग्जॉस्ट हो गया ऑटोमेटिक कवर विल गेट एग्जॉस्टेड। इंश्योरेंस डोंट वांट टू बेयर द ट्रीटी बर्डन, मुझे सब कुछ री इंश्योरेंस करवाने की जरूरत नहीं लग रही है, मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉलिसी ही लग रहा है कि हमको री इंश्योरेंस करवाना है, तो दैट इज फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस। Number of risk is small, so in that particular case we try opting for facultative reinsurance. Nowadays we actually generally follow treaty reinsurance. Treaty का मतलब होता है policies are negotiated as a whole, सब कुछ ट्रीटी होती है विच इज़ प्रपोर्शनेट ट्रीटी, कुछ ट्रीटी ऐसी होती है जो नॉन प्रपोर्शनेट ट्रीटी, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना लंप सम बेसिस। नॉन प्रपोर्शनेट ट्रीटी का मतलब होता है जितना भी लॉस हो ना इसके ऊपर का सब कुछ तुम बेयर कर लो, मेरा लॉस इतना हो जाएगा उसके बाद स्टॉप लॉस करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, यू डोंट हैव अ कवर, यू डोंट हैव अ लिमिट टू दिस, दिस इज नॉन प्रपोर्शनेट ट्रीटी। This is a proportionate treaty which we try having appropriate quota share, we try having appropriate pool of premium and the risk to be borne. We have auto for TT. What is auto for TT is automatically we try understanding कि कौन से प्रीमियम या फिर कौन सी पॉलिसीज के ऊपर कितना कितना शेयरिंग हम करें। वेट, लेट मी नॉट क्लोज दिस हियर इटसेल्फ, लेट मी डायरेक्टली नाउ टेक यू थ्रू द स्टडी मटेरियल फर्स्ट। सो प्लीज टेक आउट योर स्टडी मटेरियल इन हैंड एंड इंश्योरेंस वाला चैप्टर खोल लीजिए। Now go to your module page number 55. You see reinsurance out over here. So reinsurance, as I told you कि जो मैंने आपको कहा seeding company, outwards company, inwards company, cool. Now you have types of reinsurance and there we also have same chart, facultative treaty, proportionate, non-proportionate. Facultative में you don't have any choices. Facultative का मतलब होता है individually negotiated. Treaty में you have proportionate and non-proportionate and based on that this. बस that's it. उतना ही उन्होंने यहाँ पे बता करके रखा है आपके बारे में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फैकल्टेटिव, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ री इंश्योरेंस जहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली इंडिविजुअल पॉलिसी को नेगोशिएट करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस, ये मैंने अभी अभी आपको बताया, दैट इज द सेम पॉइंट। ट्रीटी री इंश्योरेंस का मतलब होता है हम लोग सारा का सारा रिस्क नेगोशिएट करते हैं एज होल। वहाँ पे दो चीज़ें हैं जहाँ पे उन्होंने बोला कि स्टॉप लॉस और एक्सेस लॉस, जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई ना बस वही चीज़ उन्होंने पैराग्राफ में डाल करके दे दी। देखो यहाँ पे मैम प्रोपोर्शनल ट्रीटी का क्या मतलब होता है? प्रोपोर्शनल ट्रीटी का मतलब होता है प्रोराटा बेसिस पे हम लोग प्रीमियम लॉसेस दोनों ही डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड रेशियो और द परसेंटेज। नॉन प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है एज आई टोल्ड यू स्टॉप लॉस और एक्सेस लॉस, वी डोंट नो हाउ मच द लॉस विल बी एंड वी ट्राई नेगोशिएटिंग इट इन द सेम सेंस। ओके, स्टॉप लॉस और एक्सेस लॉस नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी में आई वॉन्ट यू टू कॉपी दिस कंटेंट। ये है क्या समझो। हाँ, the following are the other characteristics of non-proportional treaty. Point number 1, premium is not calculated on each cession क्योंकि this is non-proportional. On the basis of whole portfolio जो मैंने सीड किया है उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे क्या प्रीमियम होना चाहिए। The premium rate is predetermined कि कितना रेट हम लेंगे। The cost of reinsurance can vary substantially from each year to each year, every year depending upon the premium income and the related losses.
नॉर्मली नो कमीशन अकाउंट या फिर नो कमीशन इज बीइंग पेड इन ऑर्डर टू फेच द बिजनेस, ठीक है। सो जो भी इंश्योरेंस आप री इंश्योर कराते हो उसके एजेंसी कमीशन यूजुअली नहीं पे किए जाते, ये बिजनेस टू बिजनेस, एक B2B काइंड ऑफ बिजनेस होता है। So they can give you a question on this, write the special characteristics of non-proportionate treaty reinsurance. But that's it. That is only the point which is there in your module. Okay, so please copy this down. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. Next is verification. How do we verify these reinsurance? ठीक है, अब जैसे कि रीइंश्योरेंस इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स आपको समझा है, तो इन दोनों का ही वेरिफिकेशन होता है. व्हेन यू आर इन द कैटेगरी ऑफ रीइंश्योरेंस कंपनी, आप एक मम्मी रीइंश्योरेंस कंपनी हो, तो उसमें क्या वेरिफिकेशन होगा, ठीक है. रीइंश्योरेंस इनवर्ड्स के लिए ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि वेदर द रीइंश्योरेंस इनवर्ड्स आर एज पर द रेगुलेशंस, आर इन अकॉर्डेंस विद द अप्रूव्ड प्रोग्राम्स और द स्कीम्स. जो भी फॉरेन अग्रीमेंट्स है, इंडियन एज वेल एज फॉरेन अग्रीमेंट्स हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, portfolio withdrawal based on the treaty or based on the facultative reinsurance, how the portfolio withdrawals are done. जैसे हमें being insurance company we need to verify IBNR in the similar manner, reinsurance inwards company को भी IBNR का verification करके appropriate provisioning करना. What is IBNR? Incurred but not reported. Confirmations on the closing balances, outstanding claims, figures, provisions for the same should be created. नेक्स्ट इज री इंश्योरेंस आउटवर्ड्स, जहाँ पे हम लोग सीड कर रहे हैं, इसको सीडिंग बिजनेस भी कहते हैं. सीडिंग इंटरमीडिएट लेवल पे अकाउंट्स में ये वर्ड आई एम 1000% श्योर यू मे हैव जस्ट हर्ड दिस. तो ऑडिटर शुड चेक अंडरराइटिंग रिटर्न्स एंड ऑडिटर शुड चेक द परसेंटेज पैटर्न ऑफ री इंश्योरेंस, कितना परसेंटेज ऑफ पैटर्न सीड कर रहे हो, प्रीमियम कितना देना बनता है. एनालिटिकल प्रोसीजर्स इवैल्यूएट कर लो कि कितना पैसा देना है, कितना दिया है, लास्ट ईयर के बेसिस पे कंपैरिजन कर लो. Events which are occurring after the balance sheet date, appropriate claims are lodged, acknowledge किया है क्या reinsurance company ने, confirmations ले लीजिए. Accounting aspects, how are you trying to account for the reinsurance business, reinsurance which you have taken. Cash losses हुआ है, उसकी recovery कैसे हो रही है, whether that has been claimed and accounted. Foreign regulations को verify करना, provisions and agreements वेरीफाई करना कि व्हाट आर द प्रोविजंस विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड. प्रोविजंस अब क्यों हम लोग बनाएंगे, फॉर द अमाउंट विच आर नॉट कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस, सो उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर देना. नेक्स्ट इज ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट. इसके लिए ना ऑलरेडी आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड ट्रेड क्रेडिट गारंटी बैंक के नाम पे और री इंश्योरेंस के नाम पे. बायर और सेलर बैंक के नाम पे एक और चीज़ बताई थी, गारंटी. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू रीफ्रेम द सेम एग्जाम्पल, जस्ट फोकस. ये है बायर हु वॉन्ट्स टू बाय द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस. इसके पास पैसा नहीं है. ही इज़ अ सेलर एंड उसको थोड़ा सा दिल में धक धक है कि ओ माय गॉड, मैं पैसा मतलब पैसे के अगेंस्ट में गुड्स तो दे सकता हूँ, बट क्रेडिट पे दूँ या नहीं दूँ. तो देखो, हर पर्सन अपने अपने सेफगार्ड्स लेकर के आता है. सेलर गोज टू इंश्योरेंस कंपनी in order to ensure this trade which he is making on credit. Also he asks from the buyer कि buyer, if you fail to pay me funds, चलो I am having some kind of back end insurance which I have taken, but that is for my safety. Also when I am having a contract with this buyer, वो buyer को बोलेगा कि buyer कोई है जो तुम्हारे सामने या फिर तुम्हारे लिए जबान देने को तैयार है. Buyer in that case will approach a bank जो देता है ट्रेड क्रेडिट गारंटी. ठीक है. सो यहां पे होगा क्या, ये बैंक गारंटी देगा इस सेलर को कि सेलर यू नीड नॉट वरी, इफ द बायर मिस्टर ए he defaults in making the payment for the goods which he is buying on credit, I will make up the payment. So ma'am, whether the buyer is having some kind of agreements with this bank, absolutely yes. The buyer is having the khata account with the bank and based on that credentials, based on that some kind of income, commissions, वो bank guarantee देने को तैयार. Now, unfortunate reason से the buyer failed to pay the seller the funds. Can the seller go to the insurance company to claim
कि सर मैंने पॉलिसी ली थी ट्रेड क्रेडिट की, मैंने आपको पहले भी बोला था कि इफ़ द ट्रेड ऑन क्रेडिट इज़ नॉट रिसीव्ड बाय मी, द फंड्स इज़ नॉट रिसीव्ड बाय मी, प्लीज़ गिव मी द इंश्योरेंस का अमाउंट. दिस ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी विल गिव द सेलर द पैसा ओनली इफ the premium is paid on time. Only if this trade credit being debtor is not under factoring. Not under factoring. This is not outsourced. The terms of the sale, ये दोनों इन दोनों के बीच में जो terms of the sale था, this is on fair value basis. This is on fair value basis. देखिए obviously अगर चीज़ें fair value basis पे नहीं हैं एंड हाँ आपका जो रिलेशन है वो बायर सेलर रिलेशनशिप है, खाली अकोमोडेशन बिल के नाम पे आप ऐसा मत बोल रहे ये मेरा पैसा खा गया इंश्योरेंस कंपनी पैसा दो, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगा. सो दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस. सो इफ द पॉलिसी एंड इट्स अ पॉलिसी टू कवर द बैड डेट्स का रिस्क बिकॉज ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, बिकॉज ऑफ एनी इवेंट विच इज आउटसाइड हिज कंट्रोल. All the following are the basic requirements which are required to be met. Non-receipt of receivable, पैसा नहीं मिला. Goods or services are traded on the fair value. The amount should not be outsourced, मतलब ये अमाउंट जो है वो अपने फैक्टरिंग के नाम पे किसी को बेच नहीं दी है. बायर एंड सेलर रिलेशनशिप है और प्रीमियम पेड. गुड ओके. इसके ऊपर क्वेश्चन आने के थोड़े बहुत चांसेस है. मार्क दिस एज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. अब तक जो भी आपने पढ़ा दैट इज फॉर जनरल इंश्योरेंस. अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज स्पेसिफिकली फॉर लाइफ इंश्योरेंस. दैट इज स्पेसिफिकली फॉर लाइफ इंश्योरेंस. अभी लाइफ इंश्योरेंस में सबसे पहला बात आता है टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. प्लीज गो टू योर मॉड्यूल्स वंस. आज आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है. आपको अगर ये नहीं समझता है तो प्लीज़ कॉल सम एजेंट्स एंड एजेंट्स को बोलिए कि मुझे पॉलिसी लेनी है. So I'm very sure they will be the one who can guide you about what are the policies, what are the types of policies. तो यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ पॉलिसीज. इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट व्हाट आई पर्सनली फील इज दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यू. एमसीक्यू के नाम पे बोल सकता है कि मिस्टर ए है, उसने ऐसा ऐसा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान लेकर के रखा है, ये अभी कौन सा पॉलिसी है, यूलिप है, एंडोमेंट प्लान है, पेंशन प्लान है, एन्यूटी प्लान है, देन यू नीड टू मार्केट. ऐसा मुझे लग रहा है आ सकता है. दिस इज वेरी ईजी बेसिकली. So here you go on page number 11, term protection plan. These are the types of life insurance products. ठीक है. टर्म इंश्योरेंस प्लान, टर्म का मतलब होता है एक स्पेसिफिक टर्म के लिए. दे विल गिव यू दिस इज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. दे विल गिव यू द पीरियड कि आप 80 साल के हो जाओ तब तक के लिए आप प्रीमियम पे करो. उसके पहले अगर आपकी डेथ हो जाती है तो एक पूरा लमसम अमाउंट जिसके लिए भी आप पॉलिसी, जितने सरेंडर अमाउंट के लिए पॉलिसी ले रहे हो, पूरा अमाउंट विल बी गिवन टू योर फैमिली. दैट इज टर्म प्रोटेक्शन. एंडोमेंट प्लान होता है, मनी बैक प्लान होता है. इट इज़ एज गुड एज इन्वेस्टमेंट के एक सर्टन एज के पहले एक अमाउंट मिल जाए आपको. दैट इज मनी बैक. आपने वो जीवन आनंद वाला पॉलिसी देखा होगा, 2 आइसक्रीम होता है, फ्रीजर खुलता है, उसके बाद फिर से एक आइसक्रीम निकलता है, मनी बैक. तो इट इज ऑल्सो बोनस इज कैलकुलेटेड ऑन द सम अश्योर्ड. तो सम अश्योर्ड तो मिलता ही है और ऑन द बेसिस ऑफ द सम अश्योर्ड एन्यूटी बेसिस पे आपको थोड़ी सी इनकम भी मिलती रहती है. दैट इज अ मनी बैक प्लान. होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, पूरे पीरियड के बीच में कुछ नहीं मिलता, खाली डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर को ही पैसा मिलता है. यूनिट लिंक प्लान, इस यूनिट लिंक प्लान के बेसिस पे आपका जो प्रीमियम अमाउंट होता है ना वो इन्वेस्ट भी होता है. सो उसके बेसिस पे आपको इनकम भी जनरेट होती है. रिटायरमेंट और पेंशन प्लान्स, एन्यूटी प्लान्स, ग्रुप इंश्योरेंस प्लान जहाँ पे पूरा कंपनी का इंश्योरेंस करवाते हैं एंड अदर्स एक्सेट्रा. ये ग्रुप इंश्योरेंस प्लान का वो हीरो नंबर 1 वाला एग्जाम्पल है. गोविंदा अपने पापा के पास जाता है और पापा को बोलता है कादर खान को कि सर पप्पा आप सारे एम्प्लॉयज़ को बोल दो कि जीवन बीमा कराए सिर्फ जीवन बाबू के पास, राइट. सो पूरी कंपनी का इंश्योरेंस करवाना, दैट इज अ ग्रुप इंश्योरेंस. आज आपके लिए होमवर्क है ये, जैसे मैंने आपको समझाया प्लीज़ एक बार फिर से आप इसको रीड करिएगा. पेज नंबर 11. कमिंग बैक, नेक्स्ट वी स्टार्ट इज ऑडिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस. सो पहले तो ये समझो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में काफ़ी सारे रोल्स उन्होंने डिवाइड किए. सबसे पहला उन्होंने एक्चुअली का एक रोल डिसाइड किया है. इन्वेस्टमेंट्स, कैश, काफ़ी सारी रिपीटेटिव चीज़ आने वाली है यहाँ पे. सो एक्चुअली कौन होता है? एक्चुअली इज अ वन who makes the product development, modal development, who tries making underwriting करना है नहीं करना है, solvency maintain हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना प्रीमियम चार्ज करना चाहिए फॉर विच पॉलिसी. ये होता है रोल ऑफ एन एक्चुअरी. आरटीपी में आया हुआ क्वेश्चन. So as an auditor, what is your role when you are checking actuarial process? See, we understand actuary is an expert.
बराबर। तो हम लोगों को क्या वेरीफाई करना है, इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, अजम्पशंस क्या यूज़ किए, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स यूज़ किए हैं कि नहीं किए हैं, इनका कंप्यूटेशन कैसा हुआ है। इफ एट ऑल यू वांट, यू हैव अ डिस्कशन आउट विथ द एक्चुअरी, so this is your duty. He concentrates on the product, modal development, valuation, business planning, solvency management, business valuation, profitability. Duties of the auditor is to check the valuations of the liability, assumptions are considered, valuations are in accordance with guidelines or norms. What are the procedures? You need to take up the certificates, whether you should rely on them or not, or whether you need to have a concrete or a strong discussion कि सर ये क्यों कैलकुलेशन किया, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है. नेक्स्ट इज अंडर राइटिंग. एज आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू अंडर जनरल इंश्योरेंस, अंडर राइटिंग का मतलब होता है इट इज़ अ फंक्शन टू राइट द बिजनेस, वेदर राइटिंग द रिस्क विल ब्रिंग मनी टू द इंश्योरेंस कंपनी और इट विल बी लॉस मेकिंग डिसीजन. ये डिसाइड करना एक अंडर राइटिंग प्रोसेस होता है. सो रोल ऑफ द ऑडिटर, हाउ द अंडर राइटर्स आर प्लानिंग टू रिव्यू दिस प्रोसेस कि वेदर रिस्क को एक्सेप्ट करें ना करें, इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड अडहेरेंस विद द रेगुलेशंस. Reinsurance is same as GIC. Next is free look cancellation. What is free look cancellation? इंश्योरेंस पॉलिसी LIC में गिव्स यू 15 days टाइम कि सर मैंने पॉलिसी आपको दे दी, अगर कोई भी टर्म आपको लगे कि माय गॉड दिस इज नॉट फेयर, 15 दिन का समय देता हूँ आपको. अगर आपको चाहिए कि आपका जो पॉलिसी है वो कैंसिल करना है, बिंदास यू कम टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड मेक द कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट. 15 days time will be given to you to read the policy document carefully. Yeah. So 15 days is given to you for free look cancellation. So what as an auditor you need to check? Process has been initiated within 15 days. दूसरा हम लोग चेक करेंगे अप्रोप्रिएट इनिशिएशन हुआ है कि नहीं. तीसरा हम लोग चेक करेंगे कि अप्रोप्रिएट रिफंड एंट्रीज पास की है कि नहीं. As per sources, yes, this is asked as the MCQ concept. Now, how the refund is calculated? So, refund के calculation के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला चीज़ what we do is प्रीमियम पेड, जितना आपने प्रीमियम पे किया है, say for example you have paid a premium of 15,000 rupees, उसके बाद appropriate apportionment of risk जितना भी होता है for the days वो हम लोग माइनस कर देते हैं. कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस, कोई भी चार्जेस अगर इनकर हुआ है बाय द इंश्योरेंस कंपनी वो माइनस कर देते हैं एंड द नेट अमाउंट इज देन रीपेड बैक टू द policy holder. Then we have a concept of policy lapse and revival. So what is policy lapse and revival? This is because of the non-payment of the premium on time. जैसे कि आपका ड्यू डेट है, जो प्रीमियम आपको पे करना है उसका पेमेंट नहीं हुआ है ऑन ड्यू डेट, अगर वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो पॉलिसी फोरफीट हो जाएगी. देन इंश्योरर, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर होता है, ही मेक्स अ रिक्वेस्ट कि सर भले ग्रेज हो गया, ड्यू डेट हो गया, प्लीज़ मेरा जो पॉलिसी वो रिवाइव कर लीजिए. So you need to verify due dates are appropriately recorded, the policies are marked as lapsed, appropriate internal control is there to verify the signatures. Then we talk about policy surrender. What is policy surrender? See for example you have taken a policy for 25 years, ठीक है, 25 सालों के लिए आपने पॉलिसी लेकर के रखा है, बट 3-4 साल बाद 5वें साल में आपको कोई क्रूशियल फाइनेंशियल नीड हुई, यू वेंट बैक टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड यू सेड कि सर मेरी 25 साल की पॉलिसी थी, बट आप एक काम कीजिए, मुझे अभी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, गिव अस द मनी बैक. Now that can be only done, this is known as voluntary termination. This can only be done if at all you have paid the premium for continuous 3 years. So as an auditor, what should be your role? Surrender request received from the policy holder appropriate है कि नहीं? Adequate controls are there in place in order to verify the process for the checking request. Surrender amount, whether it is paid to the policy holder only. Again, the signatures are very important to be checked. And last, accounting entries are appropriately passed. Then we talk about premium collection. अभी जो प्रीमियम है ना, इसके ऊपर जो ICAI क्वेश्चन पूछता है वो 2 हिस्सों में पूछता है. पहला, दे कैन इवन आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन प्रीमियम कलेक्टेड बाय जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात आती है तो आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं. जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात आती है तो प्रीमियम कलेक्शन के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी व्हेन वी वर स्टडिंग ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स. बराबर, यहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है, हमको लिखनी है प्रीमियम इज अ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट मनी विच इज रिसीव्ड, क्योंकि इसी पे हमारा पूरा बिजनेस टिका हुआ है. व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑडिटर? पहला, कलेक्शन ऑफ प्रीमियम का इंटरनल कंट्रोल.
Premium are properly collected, credited to a separate bank account, no withdrawals are allowed. Check the daily reconciliation. Appropriate mechanism is there in place in order to collect the amount from the policy holder and to deposit it in timely manner. Calculations of the premium is appropriate. Recognition of the premium, check that the premium is properly accounted for. There is an inbuilt mechanism. System is there in place in order to conduct the reconciliation. If the company has received advanced premium, the company is very well capable to understand कि कौन सा अमाउंट एडवांस है, एंड जब भी जैसे ड्यू डेट होता है वो एडवांस के नाम पे अकाउंट फॉर अप्रोप्रिएट करें. Fifth point for premium, what you need to verify is reporting of the premium figures to IRDA. जो मैनेजमेंट एंड IRDA को जो भी हम लोगों को चाहिए कि these are the management generated system reports, मैनुअल इंटरवेंशन तो नहीं है, मेकर चेकर कंसेप्ट प्रॉपर है कि नहीं, these are the reporting which you need to do. Next is other areas. This is etc. Proper standard operating processes are developed by the company. Ensure that the delegations are appropriately made. Proper authorities are transferred. Matrix hierarchy check कर लो कि कौन है जो initiation कर रहा है for collection, कौन है जो collection के बाद deposit कर रहा है, who is trying to account for the money. This was with regards to premium. Premium के ऊपर LIC के premium के ऊपर सवाल में question है. Then we talk about claims. That how the claims are required to be checked. Claims lodge कैसे हो रहा है, what is the process of claims, authority metrics क्या है, review the payouts, disbursement, IRDA के regulations comply हो रहा है कि नहीं, there is no money laundering. री इंश्योरेंस के पास से रिव्यू का प्रोसेस कैसा है, जैसे कि आपके पास से आपका पॉलिसी होल्डर क्लेम लेता है, वैसे ही आप भी मम्मी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे, मम्मी री इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे. सो दैट प्रोसेस. Reviewing the reporting of life, health and other benefits which are paid. I hope you are understanding that this is the repetitive things which we are doing. मैम क्यों रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये सारा चीज़ जो हम लोग जनरल इंश्योरेंस के लिए देख करके आए, द सेम थिंग इज देयर फॉर लाइफ इंश्योरेंस. बस हाँ, थोड़े बहुत वर्ड्स यहाँ पे अलग होंगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, है ना. ये लाइफ इंश्योरेंस है तो अवर फोकस विल बी मोर ऑन लाइफ, हेल्थ बेनिफिट्स एक्सेट्रा. बराबर. Now, in order to, these are some illustrative points. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, मार्क दिस एज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम एरिया, एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन, कि these are क्वेश्चन पूछ सकते हैं, what are the illustrative points the auditor are required to follow during the audit of claims, कि हमको कैसा ऑडिट करने का है. तो ऑडिटर शुड रिव्यू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस. एक डॉक्यूमेंट देख लो कि कैसे प्रीमियम कलेक्ट हो रहा है, क्लेम्स पे हो रहा है. जस्ट इवेल्युएट द रिकॉर्ड्स. अभी वो 6 रिकॉर्ड्स रजिस्टर देख करके आए थे फॉर क्लेम, क्लेम रजिस्टर, डिसबर्समेंट रजिस्टर, डॉकेट रजिस्टर, है ना. वेरीफाई दैट. चेक द रिजेक्शन का रीजंस. अप्रोप्रिएट KYC इज डन. 15 डेज में पॉलिसी होल्डर इज इंटीमेटेड कि फ्री लुक कैंसिलेशन अब नहीं मिलेगा. हाउ द क्लेम्स आर प्रोसेस्ड. प्रोविजनिंग फॉर द क्लेम्स वेदर इट इज मेड अप्रोप्रिएट और नॉट. In case of living survival, maturity, annuity benefits, ensure that automatically liability is triggered. Net of reinsurance claim should be booked in the books of accounts. लाइफ इंश्योरेंस के लिए हाउ डू यू वेरीफाई इन्वेस्टमेंट्स. ना, इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो वेरीफाई करने के लिए यू नीड टू वेरीफाई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी. यू नीड टू वेरीफाई देयर इज अ फ्रंट ऑफिस, बैक एंड ऑफिस, अकाउंटिंग ऑफिस मैनेजिंग दिस वर्क्स. देखो, ओवरऑल फंक्शनिंग आर डिवाइडेड इनटू फ्रंट ऑफिस, डीलिंग ऑफिस, मिड ऑफिस इज एक्चुअली द कंप्लायंस ऑफिस, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेजरी दैट इज अ कैश डिपार्टमेंट, NAV कैलकुलेशन दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग. Being an auditor, how will you verify the investments? Review the investment management, review the differentiation, segregation of duty between these offices, review the insurer's separate standard operating processes which are prescribed by IRDA, investment policy, functioning of investment committee के minutes verify कर लो meetings के, डिजास्टर प्लान्स, रिकवरी प्लान्स, इन्वेस्टेबल सरप्लस कैसे है, हाउ दे आर काउंटिंग इन्वेस्टेबल सरप्लस, ऑटोमेटिकली हाउ द इन्वेस्टमेंट्स इन डिफरेंट एरियाज आर बीइंग मेड, लिमिट्स वेरीफाई कर लो, पॉलिसीज जो है उसका कस्टडी कहाँ है वो वेरीफाई कर लो, इन्वेस्टमेंट रिस्क जैसे कि मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, स्टैट्यूटरी सेटलमेंट रिस्क, ये वेरीफाई कर लो, हाउ द कंपनी इज मैनेजिंग दीज रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट्स.
control over NAV calculations. So all these things are the verification points जो ऑडिटर को चेक करना है when he is auditing investment of life insurance company. Next is commission paid to agent. This falls into your homework today. Why? Because commission paid to agent हम लोगों ने एकदम exactly same आपको जनरल इंश्योरेंस में पढ़ाया है. So this is the homework today. Last point what you see out over here is operating expenses for insurance business. The same point जो हम लोगों ने जनरल इंश्योरेंस में पढ़ा था, यहाँ पे भी सेम पॉइंट आता है. जनरल इंश्योरेंस में हम लोगों ने एक्सपेंसेस को 13 हेड्स में डिवाइड किया था, अदर एक्सपेंसेस को. लाइफ इंश्योरेंस में हम लोग अदर एक्सपेंसेस को 14 हेड्स में डिवाइड करते हैं. ये हेड्स में जो पैसा डिवाइड करते हैं उसका एक अप्रोप्रिएट अपोर्शनमेंट होता है और क्राइटेरिया होता है. So being an auditor, we need to verify appropriate apportionment between these heads. We need to verify that the material expenditure, जैसे कि 1% or 5% of the net premium, whichever is higher, is shown separately. Sorry, 5 lakhs or 1% of the net premium is shown separately. Equitable grounds के basis पे आपने divide किया है, and the basis of apportionment is clearly mentioned as accounting policy. Get it? Surely. चलो ये होमवर्क है बट फिर भी आज करा ही देते हैं, फिर भी घर पे एक बार रीड करना हो गया. Commission paid to the agents. When we talk about commission paid to the agents, commission is only paid for solicitation as a business. The role of an auditor क्या है? You need to verify the commission paid. तो you need to verify the system के इंश्योरर कैसे प्रीमियम को कैलकुलेट कर रहा है. एलिजिबल एजेंट्स को ही हम पैसे दें, टाइमली मैनर पे ये प्रोसेस होकर के पे आउट हो जाए. द रिव्यू द कमीशन पेमेंट सिस्टम इज इन सिंक विथ प्रीमियम. देखो जैसे ही पॉलिसी लैप्स, रिन्यूअल कमीशन भी लैप्स हो जाएगा. चेक वेदर द कमीशन पेड इज विद इन द लिमिट्स ऑफ इंश्योरेंस एक्ट. चेक वेदर द कमीशन इज क्लॉव्ड बैक. क्लॉव्ड बैक का मतलब क्या? हेल्ड बैक इफ द पॉलिसीज आर कैंसल्ड. इवैल्यूएट कंप्लीटनेस ऑफ द कमीशन प्रोसेसिंग, कि जो भी कमीशन प्रोसेस होता है टू द एजेंट ये कंप्लीट प्रोसेसिंग है कि नहीं है. दैट यू बीइंग ऑडिटर यू नीड टू verify. And there you complete this beautiful chapter, Audit of Insurance Company.